ये कहानी एक ऐसे ऑफिस वर्कर की है जो कमजोर होने की वजह से हमेशा मार खाता था। हर कोई उसे धनी के तरीके रौंद के रख देता था और अचानक से उसके ऊपर अरबों का कर्जा आ गया। और जब उसकी एक दिन आंखें खुली तो उसके सामने लॉर्ड ऑफ हेल खड़ा था, जो उससे कहता है तुहार आत्मा हमरे कब्जे में बा, और अगर ये दूध का कर्जा अदा करे है तो अपन आत्मा हमरा का बेच दे। और क्योंकि खोने को उसके पास पहले से ही कुछ भी नहीं था, उम्मीदों से हारा हुआ और लाचारी से बंधा हुआ, तो वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है ताकि वो भी ताकत का स्वाद ले सके और उसे भी पता चले कि ताकतवर बनने पे कैसा फील होता है। और हम लोग उसी के ही सफर को इस कहानी के अंदर देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक लड़के को यहाँ पे सैटानिक सिंबल बनाता हुआ देखते हैं, और वो लड़का उस सैटानिक सिंबल की मदद से किसी डीमन को बुलाने की कोशिश कर रहा था। और उसे मंगाने के बाद में वो यहाँ पे अपने लिए वरदान मांगने लगता है कि ताकत दे दो, पैसा दे दो, वगैरह दे दो, क्योंकि अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी कि वो नॉर्मल तरीके से यहाँ पे अपनी जिंदगी जी सके। न ही उसके पास पैसे हैं अपनी माँ का इलाज कराने की, और न ही उसके पास यहाँ पे अपना कर्ज अदा करने के पैसे हैं। एक सिंपल लाइफ तो भूल ही जाओ। तो और कोई भी रास्ता ना पाके उसे शैतान का दरवाजा खटखटाना ही पड़ा। और शैतान कोई सब्जी वाले भैया तो है नहीं जो फ्री में धनिया दे दे, तो उसके बदले में ये अपनी सोल और बॉडी को ऑफर कर रहा था और उसका नौकर बनने को राजी था। और उसकी इस पुकार को सुन लिया जाता है और तभी उसके ऊपर एक जोरदार बिजली आके गिरती है। बिजली का झटका खाने के बाद में ये तो हवाइया हो गया था, और जब इसकी आंखें खुलती हैं तब इसे याद आता है कि ऑफिस का काम अभी भी बाकी है, पूरा कर लेता हूँ नहीं तो मैनेजर सैलरी काट लेगा। लेकिन जब ये अपनी शकल और आसपास की एरिया को देखता है तब ये हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरी दुनिया में आ गया था, क्योंकि इसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा जायंट ट्री था। उतने में शैतान की आवाज यहाँ पे आती है और उसको बताती है कि तुमने सक्सेसफुली मुझे यहाँ पे समन कर लिया है। अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करूंगा। जीनी है क्या बे जो 3 इच्छाओं को पूरी करेगा। ये लड़का काफी ज्यादा हैरान था। इसको लगता है कि ये किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। जिसके बाद ये अपने चीट को देखता है, जो कि हर एक मेन कैरेक्टर के पास रहता ही है। हालांकि ये उस चीट को देख के काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि चीट ऐसे नहीं दिखते हैं। खैर, इसको यकीन था कि यही किताब उसकी चीट है, तो ये उससे कहता है कि तुम मेरी एक इच्छा पूरी करो, मेरी 10 इच्छाओं को पूरा करो। जिसपे तो शैतान अपने असली रंग दिखाते हुए कहता है मुझे लगा था कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कोई दिक्कत है, लेकिन ये तो नई चीज हो गई। इसके बाद शैतान अपने असली रूप में आता है और उससे कहता है कि तुम एक नई सोल हो। वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट ये सब कुछ क्या है, तुम कौन हो भैया। जिसपे शैतान उससे कहता है कि पहले तुम्हारी औकात नहीं है जानने की कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे जिसने बिजली का झटका खाया था वो बॉडी का ओरिजिनल ओनर था, जिसने यहाँ पे शैतान के साथ में डील की थी और अपनी सोल को सेक्रीफाइस कर दिया था। उस ऑफिस वर्कर की सोल तो यहाँ पे शैतान को मिल गई थी, लेकिन जो बॉडी रह गई थी वो यहाँ पे किसी दूसरी सोल को मिल गई, और दूसरी सोल ने इतने समय यहाँ पे उस बॉडी को कब्जे में लिया हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पे जिस बंदे ने उस बॉडी को अभी लिया हुआ है वो यहाँ पे शैतान का नौकर ही हुआ। मैटर तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इतना समझ लो जो यहाँ पे ऑफिस वर्कर था जिसने यहाँ पे सैटानिक सिंबल बनाया था, उसकी सोल को शैतान ने हड़प लिया, लेकिन उसकी बॉडी रह गई थी। तो उस बॉडी के अंदर कोई दूसरी सोल आ गई जो कि कहीं से आई होगी। और जो बंदा भी चीट कोड कह रहा था वही यहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो नई सोल है और बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और जिसने सिंबल बनाया था वो भाई चल बसे। और ये बात जैसे ही मेन कैरेक्टर को समझ में आती है तो वो तुरंत भागता है, क्योंकि ये चीट कोड नहीं है। उतने में शैतान पीछे से चुटकी बजाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि कॉन्ट्रैक्ट जब एक बार साइन हो जाता है तो अगर इसे तोड़ने की हल्की सी भी कोशिश की जाए तो ये बहुत ज्यादा दर्दनाक सजा देती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर की बॉडी झुलस के राख बन जाती है और वो दर्द में चीखने लगता है, जिससे शैतान को पता चल जाता है कि सोल बहुत ज्यादा वीक है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा मर जाना ही बेहतर रहेगा। लेकिन उतने में ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के बारे में बताता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो फिर यहाँ पे उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता है। अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर पार्टी बी को भी यानी कि शैतान को भी बहुत ज्यादा लायबिलिटी का सामना करना पड़ेगा, यानी कि नुकसान। इसलिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो उसे मार नहीं सकता है, क्योंकि इससे कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। जिसपे तो वो शैतान भी हैरान होता है कि एक नाचीज को इस बारे में कैसे पता कि कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स भी होते हैं। जिसपे मेन कैरेक्टर शैतान से कहता है कि तुम एक पावरफुल बीइंग हो, तुम इजीली मुझे मार सकते हो, लेकिन तुमने किया नहीं। तुम मुझे यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे ये चेक करने के लिए कि मैं एक सुटेबल कैंडिडेट हूँ या नहीं। जिसके बाद वो शैतान से पूछता है क्या उसने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिसपे तो शैतान भी गुस्सा हो जाता है और आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम पहले इंसान हो जो मेरे साथ नेगोशिएट करने के बारे में सोच रहा है। जिसके बाद वो मेन कैरेक्टर से खुश होकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा, लेकिन बदले में मेरी इच्छा ये है कि तुम मेरी 999 इच्छा पूरी करोगे। ये वाली बात शैतान ने बोली है कि मैं तुम्हें जिंदा करूंगा और बदले में तुम मेरी 999 इच्छाएं पूरी करोगे। ये तो जीनी का भी बाप निकला, हमारा भी बाप निकला। और हाँ, मेन कैरेक्टर के पास सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। 1 मिनट के अंदर उसने फैसला नहीं लिया तो वो यहाँ पे मारा जाएगा, उसकी सोल डिवोवर हो जाएगी शैतान के जरिए। इसमें मेन कैरेक्टर भी मन के अंदर सोचता है इसने तो साला मेरा आइडिया कॉपी कर लिया, पेटेंट करा लेना चाहिए था, अब उसके पास चॉइस ही कहाँ थी। इसीलिए वो शैतान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और उसका गुलाम बन जाता है, जहाँ पे उसे शैतान की 999 विशेष को पूरा करना पड़ेगा। और मेन कैरेक्टर का नाम जाओचेन है। इसके बाद जाओचेन अपने घर पे आ जाता है और उसके मन के अंदर बस यही था कि कोई मुझे ऐसे हालातों में न देखे, भिखारी
लग रहा हूँ। जाओ चेन ने यहाँ पे शैतान से पूछा भी था कि मालिक का करना क्या है ये तो बताओ। तो शैतान ने बोला था कि तुम एंजॉय करो यार, मुझे जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, अभी के लिए मौज करो जाके। जिस पे तो जाओ भी अपने मन के अंदर सोचता है कहाँ पे चैन से कुत्ते की मौत मरने वाला था, अब गुलामी करनी पड़ रही है, वो भी एक शैतान की। खैर वो घर के अंदर जैसे ही दाखिल होता है तो फिर उसको यहाँ पे ब्लड लोन कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो भी 2000 मिलियन का। एक बार में ही इतना पैसा देख के तो आदमी घबरा जाए। इसलिए वो भी हैरान था कि मालिक सोच क्या रहा था ओरिजिनल वाला कि साला इतना लोन लेके कहाँ भाग जाएगा वो। उतने में पीछे से कोई आता है और उसको खर्चा पानी देता है मुंह के ऊपर बल्ला मार के। ये कहते हैं हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे कॉल्स को इग्नोर करने की। पीछे से उसका बॉस आगे से कहता है कि जान से ना मार देना, इसकी किडनी निकालने हैं अभी, वैसे भी पैसे तो ये दे नहीं पाएगा। जाओ को तो पता नहीं है कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल बॉडी ओनर तो है नहीं। इसलिए वो पूछता है कि तुम्हारी तारीफ, तो वो लोग उसे खर्चा पानी देते हुए बताते हैं कि लोन लिया था भूल गए क्या बे। और यहाँ का लोन सिस्टम कुछ ज्यादा ही हाईली एडवांस है। बेसिकली अब यहाँ पे दूध की कर्ज की जगह पे मुझे खून का कर्ज बोलना पड़ेगा। लोन के बदले में इन लोगों को यहाँ पे खून देना पड़ता है, तो इन लोगों का लोन चुकता होता है, पता नहीं क्यों, आगे पता चलेगा। खैर जाओ की जो मदर थी वो यहाँ पे अपना खून देने के लिए लोगों के पास नहीं आई थी, तो ये लोग खुद ही लेने के लिए आ गए। और बाय द वे ये लोग जाओ की खर्ची पानी देते हुए उसकी बेइज्जती करे जा रहे थे, और साथ ही में उसकी मदर की भी, कि तू और तेरी माँ मेरे जूते साफ करने तक के लायक नहीं है। जिससे जाओ को यहाँ पे ओरिजिनल बॉडी ओनर के कुछ फ्लैशबैक आते हैं, जहाँ पे जाओ की मदर उसे कहती है कि तुम प्रोफेटर नहीं बनना चाहते क्या। जिसपे जाओ बताता है कि वो यहाँ पे अपनी मदर को सफर करते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसे हर दिन यहाँ पे नाइट में यार आते हैं कि उसकी मदर यहाँ पे पूरा दिन काम करती हैं और थक के बेहोश हो जाती है और कभी दोबारा नहीं उठती हैं। इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसका नाइट मेयर यहाँ पे हकीकत में बदले, कि अगर एक दिन अगर वो नहीं उठी तो फिर उसका क्या होगा, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसपे जाओ की मदर उससे यही कहती है कि अगर आसमान टूट के गिर भी जाए तो भी वो यहाँ पे खड़ी रहेंगी उसके लिए। इसलिए यहाँ पे जाओ को खुद के ऊपर और विश्वास रखना चाहिए। और फ्लैशबैक याद आते ही वो यहाँ पे उस बंदे के मुंह के ऊपर एक जोरदार घुसा मारता है, जिससे वो हवा में उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। दूसरा बंदा जो कि बोल रहा था कि बस करो भाई नहीं तो वो मर जाएगा, उतने में ही यहाँ पे उसके बगल से वो बंदा हवा में होते हुए दूर जाके गिरता है। और जब ये दोनों उसकी तरफ देखते हैं तो ये स्वाहा हो गया था। इस पे तो वो दोनों भी घबरा जाते हैं कि उस बच्चे को उड़ के हवा में जाना चाहिए था, ना कि हमारे साथी को। जिसके बाद इन लोगों को यहाँ पे जाओ के अंदर से ऑरा निकलता हुआ दिखता है, जिससे यहाँ पे पता चलता है कि साओ स्टार लेवल पे ब्रेक थ्रू कर गया है। जो भले यहाँ पे अवेकन हो गया था, लेकिन इन दोनों की आंखों के अंदर वो भी ई लेवल के सेकंड स्टेज पे था, यानी कि इन दोनों से कमजोर था। तो ये दोनों उसे खर्ची पानी देने को दोबारा आगे बढ़ रहे थे। जाओ को भी ये बात पता थी कि वो ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो पावर है वो यहाँ पे उन दोनों से बहुत ज्यादा लो है। हालांकि जब वो लोग उसके ऊपर हमला करते हैं तब वो यहाँ पे उनके मूवमेंट्स को काफी क्लियरली देख पा रहा था, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ इनसे कई गुना ज्यादा है। इसलिए वो इजिली इनके अटैक को डॉज करता है और पलक झपकते हुए उनके पीछे जाके मुंह के ऊपर जो घुटना देके मारता है, देख के स्वाद ही आ जाते हैं। दूसरा बंदा हमला करने को तेजी से आगे बढ़ता है, यही सोचते हुए कि इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और स्पीड कैसे है। इसलिए वो स्नीक अटैक करने के बारे में सोचता है कि वो पीछे से हमला करके यहाँ पे जाओ की पसलियां तोड़ देगा, लेकिन उतने में ही जाओ पीछे मुड़ के बैक किक मारता है, जो सीधा उसके सीने के अंदर ही जाके घुसते हैं और इसकी पसलियां टूट जाती हैं और ये धड़ाम से पीछे जाके गिरता है। जिसके बाद होना क्या था, भीख मांगने लगते हैं कि मर्सी, और बताते हैं कि ये लोग तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे जो कि यहाँ पे लिन यूवे के दिए हुए थे। ये तो बस यहाँ पे खून का कर्ज मांगने के लिए आए हुए थे। जाओ इन लोगों को और नहीं मानता है, लेकिन इन लोगों से कहता है कि लिन यू को बोल देना कि मैंने सारा कर्ज अदा कर दिया है और दोबारा मुझे दिखना नहीं। इसके बाद ये लोग अपने बचे हुए साथी को उठाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और उनके जाने के बाद में जाओ शैतान से कहता है बॉस तुम देख रहे हो ना ये सब कुछ, और अब से हम इसको बॉस ही बुलाने वाले हैं, तो आदत डाल लो। बॉस उससे कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। जिस पे जाओ बताता है कि उसे शुरुआत से वो जैसी सी पावर उसके साथ फील हो रही थी, तो उसने गेस कर लिया कि पक्का ये आप ही होंगे। जिस पे बॉस बताता है कि हाँ मैं ही था, अगर मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपनी पावर से न दी होती तो उन लोगों ने तुम्हें मार मार के टट्टी में बदल दिया होता, इसलिए आगे से सावधान रहना। जिस पे जाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको बैठे बिठाए पावर्स मिल गई। वो आगे से कहता है कि आप ही मेरी गोल्ड फिंगर हो ना, अब तो मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो हर किसी को चटनी बना सकता हूँ। जिसपे बॉस उससे कहता है साले लेडी फिंगर हूँ मैं, मेरी पावर भाड़ में लेने के बारे में सोचना भी नहीं, तुम दो घोड़े के इंसान हो, ये याद रखो। तुम मेरी पावर तुम यूज नहीं कर सकते, ये तो कहो किस्मत की वजह से तुम्हारी लिमिट्स एक्सीड नहीं करी, नहीं तो वो तुम्हें कूट पाते उससे पहले ही यहाँ पे तुम निपट जाते मेरी पावर लेने के बाद में। तो फायदा क्या है भैया आपके साथ काम करने का, बिना ताकत के मैं आपकी इच्छाओं को कैसे पूरा करूंगा। इस पे बॉस उससे कहता है कि चिंता ना करो भाई, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें छोटे मोटे रिवॉर्ड तो देने ही पड़ेंगे ना, लेकिन मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है कि वो कौन से रहेंगे। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मेरी भाड़े पे पावर ले सकते हो तो मैं तुम्हें हिंदी में बता दूं कि भूल जाओ। हाँ, अगर अखरोट के कैंसर से जल्दी मरना हो तो फिर ले सकते हो। इससे जाओ को समझ में आ जाता है कि इस शैतान के साथ काम करने का कोनो फायदा नहीं है। हालांकि बॉस यहाँ पे जाओ से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था, क्योंकि ये पहली बार था कि किसी मॉडल ने यहाँ पे उसकी पावर्स को यहाँ पे हार्नेस किया और पूरे पोटेंशियल पे यूज भी किया हो। और एक बार तो बॉस को भी लगने लगता है कहीं यही तो मेरा डेस्टिनेटेड पॉइंट नहीं है।
फिर इसके बाद जाओ उसे पूछता है कि तुमने कोई अपनी इच्छा विच्छा सोची। इस पे बॉस पूछता है क्या, तो जाओ आगे से बताता है 999 इच्छाएं मांगी नहीं थी क्या, मेरा ही आइडिया कॉपी करके। तो बॉस को याद आता है कि वो तो इस बारे में भूल ही गया था। वो उसे कहता है कि देखो मैंने अभी सोचा नहीं है, लेकिन एक दो रेडी कर दी हैं, जब समय आएगा तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी के लिए जाओ मौज काटो, पूरी दुनिया देखो जाके। जिससे जाओ को समझ में आ जाता है कि तेल लगाने का कोई फायदा नहीं है, उसे यहाँ पे इस वर्ल्ड के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई इच्छा बताने नहीं वाला, उसे यहाँ पे खुद ही कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। इसलिए वो सबसे पहले यहाँ पे बॉडी ओनर के फोन को चेक करता है, क्योंकि वही सबसे जरूरी चीज है। तब वो यहाँ पे बॉडी ओनर की रिलेशनशिप और सिचुएशन के बारे में जान पाएगा कि इसके साथ चल क्या रहा था, जो इसने सैटानिक सिंबल बना दिया और खुद को ही स्वाहा कर दिया। बॉडी ओनर के फोन से यही बात पता चलती है कि बॉडी ओनर यहाँ पे सस्ता प्रोटीन मंगा रहा था अवेकन होने के लिए, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। और साथ में दूध का कर्ज वो अलग चीज है, लेकिन फैमिली की तरफ से बस सिंगल टेक्स्ट आया था जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि मॉम कोमा में जा चुकी है, जल्दी से हॉस्पिटल आओ। तो फिर जाओ भागते हुए सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर मदर के पास में बैठी हुई थी। माहौल पूरी तरीके से गर्मा गर्मी का था, क्योंकि कोई भी गुस्सा हो जाएगा ऐसे मैटर को यहाँ पे इग्नोर करने पे। जाओ अपनी ओल्डर सिस्टर की तरफ देखता है, जिसका नाम जाओ युए किंग था। जिसके बाद वो अपनी मदर की तरफ देखता है, और ऑफ कोर्स ये फ्लैशबैक से पूरी तरीके से अलग दिखाई दे रही थी। और इनकी ये हालत सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाओ की वजह से हुई है, यानी कि ओरिजिनल बॉडी ओनर की वजह से। जाओ आगे से माफी मांगता है कि देरी हो गई, लेकिन युए किंग भरी पड़ी हुई थी। वो उसे कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारा ब्रेक थ्रू और तुम्हारा गॉड को समन करने का सब कुछ पूरी तरीके से बेकार है। मदर यहाँ पे कड़ी मेहनत कर रही थी जब तक वो तुम्हारा कर्ज न अदा कर दे, और ये सब कुछ करते हुए वो बेहोश हो गई और तुम उन्हें यहाँ तक देखते तक नहीं आए। जिसके बाद वो इसी तरीके से जाओ को बहुत ही भर भर के सुनाती है, क्योंकि उनकी मदर कोमा में है, ये सब कुछ जाओ की वजह से ही हुआ है। और डांटने के बाद में वो शांत हो जाती है और उसे कहती है कि हम थक चुके हैं तुमसे। जिसके बाद वो उसे एक कार्ड निकाल के देती है, ये बताते हुए इसके अंदर आधे साल के तुम्हारे रहने भर के खर्चे हैं, और अब से वही यहाँ पे मदर का ख्याल रखेगी, और इसके साथ यहाँ पे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। उसका जो कर्ज है वो यहाँ पे उसे खुद से ही अदा करना पड़ेगा, वो लोग उसकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। जिसे जाओ को समझ में आ जाता है, और उसकी सिस्टर बताती है कि हाँ उन लोगों ने उसके साथ सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए हैं। जिसके बाद जाओ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है, और बॉस उससे कहता है कि मुझे फील हो रहा है ब्रो कि तुम थोड़ा सा परेशान हो। क्या उस लड़की के साथ तो तुम्हें सच में इतने ज्यादा बुरे लग गए क्या? तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारे लिए पूरी तरीके से अजनबी है, और ऊपर से जो कुछ भी मामला हुआ है उसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। जिसपे जाओ उसे कहता है कि मालिक यार मुझे लगा था कि तुम मेरी बेइज्जती करोगे, लेकिन तुम तो साला मुझे यहाँ पे सहारा दे रहे हो। और वो बताता है ठीक है, लेकिन उसकी जो बहन है उसे यहाँ पे उसके पास्ट की याद दिलाती है। वो भी पहले यहाँ पे कुछ करना चाहता था, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाता था। जिसपे शैतान अपने रंग दुखा देता है, ये कहते हैं मुझे नहीं सुनना तुम्हारा, बस मेरे काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जिसपे जाओ बॉस से बोलता है कि तुमने बोला था कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें अपनी असली कदर बता दूं तो फिर तुम मेरी मदद करोगे ताकतवर बनने में। अगर मैं ताकतवर बन जाता हूँ तो फिर मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकूंगा, है ना? जिसपे बॉस उससे कहता है सही पकड़ ले रे, एक बार बस अपने असली जलवा दिखाओ तो हम तुम्हार मदद कर दे तुरंत है। और मन के अंदर सोचता है कि यही तो है मेरा डेस्टिनी पॉइंट, बस मुझे निराश ना करना, दिखा दो कि तुम ही हो वो बंदे जिसकी मुझे तलाश है। इसके बाद हम लोग उस जगह को देखते हैं जहाँ पे लोन देने वाले का मालिक रहता है। यहाँ पे उसका जो राइट हैंड था उसे वो यहाँ पे लोन की सारी डिटेल्स बता रहा था कि कहाँ से कितना माल आता है और उन्हें कितना प्रॉफिट होता है। जिसपे जो बॉस था वो आगे से कहता है हाँ ठीक है ठीक है। जिसके बाद उसका राइट हैंड उसे बताता है कि एक स्पेशल केस आया है, कुछ लोगों ने हमारे लोन रिकवरी एजेंट्स को ही कूट दिया है। जिसपे मालिक आगे से कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो हमेशा कूटते ही रहते हैं। जिसपे राइट हैंड आगे से बताता है कि मैटर ये है कि वो दोनों ही यहाँ पे लेवल 3 और लेवल 4 के थे, और उन्हें पीटने वाला सिर्फ एक स्टूडेंट था जो कि यहाँ पे तुरंत ही ए लेवल के सेकंड लेवल पे ब्रेक थ्रू किया था। ये सुन के यहाँ पे मालिक के कान खड़े हो जाते हैं, और वो आगे से कहते हैं डिटेल देना उसकी। तो फिर राइट हैंड उसको यहाँ पे जाओ की सारी डिटेल दे देता है, पूरा बायोडेटा। वो पे मालिक भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल गैप रहा वो काफी ज्यादा हाई था। इससे लेकर तुम्हारा लेवल 3 है तो फिर तुम यहाँ पे लेवल 10 के खिलाफ में जीत सकते हो, लेकिन ऐसा होना काफी ज्यादा रेयर होता है, और उसके लिए यहाँ पे स्किल्ड होना भी जरूरी हो। और अगर तुम अचानक से ब्रेक थ्रू किया और उसके बावजूद तुम यहाँ पे उन्हें धर के कूट तो जो तुमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, तो ये बात इस तरफ इशारा करती है ना कि तुम्हारे पास हिडन स्ट्रेंथ है। मालिक को भी ये लगता है कि ये अपनी ताकत छुपा रहा है, इसलिए वो अपने राइट हैंड से कहता है कि साले पे कड़ी नजर बनाए रखो, शायद से हम लोगों के पास कोई हिडन टैलेंट आ गया है। जिसके बाद अगला सीन जाओ के घर का होता है, और ये कुछ दिनों के लिए घर पे ही पड़ा हुआ था और अपनी डेली एक्सरसाइज कर रहा था। इसकी मुलाकात एक अंकल से भी होते हैं जो कि इसे यहाँ पे ओरेकल सप्लीमेंट देते हैं। हालांकि जाओ उनसे अभी कहता है कि वो बाद में खरीदेगा, अभी के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा, और मन के अंदर सोचते हैं कि ये पहले से कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगा है, गर्लफ्रेंड बन गई होगी। जाओ हम लोगों को बताता है कि हॉस्पिटल के निकलने के बाद में उसने यहाँ पे इस वर्ल्ड और अपनी बॉडी के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी। होस्ट की मेमोरीज के साथ में उसे यहाँ पे इस दुनिया की कई सारी चीजों के बारे में भी पता चला। इस दुनिया के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे खास तरीके के सप्लीमेंट, बेसिकली प्रोटीन, क्रिएटिन और भी कई सारे उनका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे पावर गेन करने के लिए, और जिनको ये पावर मिलती है उनको यहाँ पे ओरेकल्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे उस सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके ओरेकल बनना ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है, इसीलिए जाओ यहाँ पे भारी कर्जे में डूबा हुआ है। वो क्या उसका
ओरिजिनल ओनर डूबा हुआ है एक तरीके से वो ही। हालांकि उसको ओरेकल के यहाँ पे अपर लिमिट्स के बारे में नहीं पता है, यानी कि कितना ज्यादा लेवल होगा, लेकिन जो लोएस्ट लेवल के ओरेकल रहते हैं उनके पास यहाँ पे फिजिकल एट्रीब्यूट काफी ज्यादा हाई रहता है ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले में, यानी कि वो ज्यादा तेज दौड़ेंगे, ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले में उनकी फिजिकल कंडीशन भी ज्यादा बेहतर रहेगी। इसलिए जब तक तुम यहाँ पे सस्ते सप्लीमेंट लेते रहोगे तब तक तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग बनती रहेगी, और इसीलिए हर कोई यहाँ पे ओरेकल बनना चाहता है। उतने में ही जाओ का यहाँ पे फोन बजता है, तो वो फोन को पिकअप करता है, तो सामने से क्लास मॉनिटर थी जो उसके ऊपर चीखते हुए कहती है कि 3 दिनों से गायब हो तुम। टीचर ने मुझे 3 बार कॉल किया और मैंने तुम्हें 29 बार, तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया, कॉलेज आके अपनी शकल ही दिखा दो भाई। जिस पे जाओ आगे से कहता है कि कल आ जाऊंगा भाई, जिसके बाद ये अगले दिन स्कूल में सीधा दाखिला मारता है। और पी टीचर इन लोगों को ओरेकल्स की हिस्ट्री के बारे में बता रही थी और उन्हें ये भी बता रहे थे कि ओरेकल्स इकोनॉमी में कैसे इस तरीके से इंपैक्ट मारते हैं। वो पे जाओ हम लोगों को बताता है कि ओरेकल का जो स्ट्रेस होता है ये सीधा उनकी स्ट्रेंथ से ही डिटरमाइन होता है और उनके टाइटल से। जैसे कि ई लेवल का ओरेकल है तो उसे यहाँ पे 1 से 6 लेवल तक करना पड़ेगा, जिसके बाद जब वो यहाँ पे ई लेवल को पूरी तरीके से सक्सीड कर जाएगा तो वो डी लेवल का ओरेकल बन जाएगा, और डी लेवल में आने के बाद में वो 1 से 8 लेवल तक जाएगा, जिसके बाद सी से सीधा 1 से 10, जिसके बाद बी, जिसके बाद 1 से 12, जिसके बाद ए लेवल जिसमें यहाँ पे 1 से 14 पॉइंट्स आते हैं बेसिकली स्टेजेस, जिसके बाद एस लेवल, और आगे बताया नहीं गया। अगर तुम्हें यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है, बेसिकली ई से डी पे जाना है, तो फिर तुम्हें यहाँ पे अपने करंट लेवल को पूरी तरीके से मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, यानी कि 1 से 6 स्टेज को कंप्लीट करना पड़ेगा जब तक तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे। और यहाँ पे एस लेवल के ओरेकल काफी ज्यादा कम रहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे ज्यादातर गॉड्स ही समझा जाता है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है, और साथ में यहाँ पे पावर के हिसाब से ही वर्ल्ड को भी डिवाइड किया गया है। बेसिकली यहाँ पे एक वर्ल्ड ट्री है जिसके बारे में यहाँ पे कई सारे लेयर्स बनाए गए हैं। टोटल 5 लेयर्स हैं। जो 5वीं और सबसे आखिरी लेयर है वहाँ पे ऑर्डिनरी लोग रहते हैं, और साथ में ई लेवल के ओरेकल्स जिसको आउटर लेयर बोला जाता है। जिसके बाद लेयर 4, 3, 2, 1, और ये जो 1, 2, 3, 4 लेयर रहती हैं इनके अंदर यहाँ पे डी लेवल से सीधा बी लेवल और ए लेवल तक के ओरेकल्स रहते हैं। और हाँ, जितना ज्यादा लेयर के तुम अंदर जाओगे उतना ज्यादा रिसोर्स यहाँ पे तुम्हें हाई मिलते रहेंगे। इसीलिए जाओ का यही प्लान है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिटी की मिड लेवल के अंदर जाना पड़ेगा, तभी उसे यहाँ पे अच्छे रिसोर्स मिलेंगे और वो जल्दी जल्दी ग्रो कर पाएगा। उतने में ही पीछे से उसके ऊपर कोई कागज मारता है, और जब वो पीछे देखता है तो कुछ लौंडे उसे परेशान कर रहे थे। एक लौंडा कहता है ये तो देखो मैं कैसे घूरा जैसे कि खा ही जाएगा। हालांकि जाओ उन लोगों से अभी कुछ भी नहीं कहता है और मन के अंदर यही सोचता है कि इस तरीके के लोग हर जगह पे होते हैं। जिसके बाद ये लोग प्लेग्राउंड पे आ जाते हैं और जाओ हम लोगों को बताता है कि ओरेकल के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मायने रखती है, इसलिए यहाँ पे जो स्कूल होते हैं वो भी क्लास 10 में से 8 फिजिकल एजुकेशन की ही करवाते हैं। उतने में ही कुछ लोग जाओ के पास दोबारा आते हैं और हमें पता चलता है कि ये वही लौंडे थे जो कि यहाँ पे जाओ को परेशान कर रहे थे। अब वो उसके साथ यहाँ पे हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे। एक बंदा जाओ का कॉलर पकड़ के उसे कहता है कि अभी तो घूरे जा रहे थे, कुछ ज्यादा ही हीरो नहीं बन रहे तुम। क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा रिटन टेस्ट इतना ज्यादा हाई है लेकिन तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा लो है। ओरेकल के लिए लेवल और स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पहले आती है, और स्ट्रेंथ के मामले में तुम सिर्फ एक लेवल के कचड़े ही हो कचड़े। और तुम्हें अगर ये अभी तक बोरिंग लग रहे तो तुम्हें बता दूं कि ये सीरीज में सब कुछ है। जितना मैंने सोचा था ये उससे कई गुना ज्यादा एंजॉयमेंट देती है। अगर तुमको सोलो लेवलिंग जैसा कुछ पसंद है तो उसका भी तड़का तुमको इसके अंदर मिल जाएगा। ओरिजिनल बॉडी ओनर होता तो वो पलट के जवाब न देता, लेकिन ये तो जू था तो वो उसे कहता है कि तुम भी तो बस एक लेवल के कचड़े ही हो। जिसपे ऑफकोर्स उस बंदे की खिलस जाती है तो वो पंच मारने को आगे बढ़ता है, लेकिन जाओ उसका पंच पकड़ लेता है और उसको उसकी ही भाषा में समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा हो गया। वही पे जाओ की स्ट्रेंथ को देख के वो बंदा भी काफी हैरान हो गया था कि अचानक इतना ज्यादा लंबा कैसे हो गया। वही पे जाओ उसे कहता है कि तुमने अभी बोला था कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ यहाँ पे है, तो फिर मेरे पास स्ट्रेंथ है, अगर मैं तुम्हारा मुंह भी चीर दूं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। जिसपे तो उस बंदे की भी फट जाती है और वो आगे से नहीं करने लगता है। लेकिन तभी उतने में ही जाओ को भी एक अजीब सा प्रेशर महसूस होता है जो कि पावरफुल बंदे से ही आता है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का टीचर आ गया था जो कि ऑफकोर्स जाओ से यहाँ पे ऊपर लेवल पे था, वो 5th स्टेज पे था, वही पे जाओ 2nd स्टेज पे, तो उसका ऑरा यहाँ पे हाई होना ही था। वो उन दोनों को यहाँ पे डांटता और उसे कहता है फालतू में बवाल ना मचाओ मेरी क्लास के अंदर। जिसपे जाओ बड़े प्यार से कहता है कि वो लोग तो यहाँ पे बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे। जिसके बाद वो उस बंदे का हाथ छोड़ता है और चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। तो टीचर भी कहकर यहाँ से निकल जाता है कि जल्दी से टेस्ट की तैयारी करो। टीचर उन लोगों को बताता है कि 3 महीनों के अंदर ही ग्रेजुएशन एग्जाम होगा और उससे भी ज्यादा एक्सचेंज टूर्नामेंट एग्जाम होगा। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही और वो लोग एक्सचेंज टूर्नामेंट के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर उन्हें एक हाई लेवल की एकेडमी के अंदर जाने का मौका मिलेगा। और ऑफ कोर्स ये लोग भी सस्ता प्रोटीन यहाँ पे बांट रहे थे, बस मार्केट के कम भाव में, और सस्ता प्रोटीन वो लोग खरीद रहे थे जिनके पास पैसा था। हालांकि वो प्रोटीन इनके कुछ काम का नहीं आ रहा था क्योंकि ये लोग मुश्किल से ही यहाँ पे पुलअप्स मार पा रहे थे। ऑफ कोर्स जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़िया थी वो ज्यादा पुलअप्स मार पा रहा था, और हाँ पुलअप्स के साथ में इनकी बॉडी के ऊपर वेट भी डाला गया है। वो पे अपने मन के अंदर सोच रहा था कि मुझे लगा कि टेस्ट कुछ खास होगा, ये तो साला सस्ते पुलअप्स मरवा रहे हैं, चेस्ट बनवानी है क्या। उतने में एक लड़की जाओ के पास आती है जो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, यही क्लास की मॉनिटर है और इसे नहीं जाओ को फोन किया था। इसको जाओ की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि जाओ कई हफ्तों से यहाँ पे स्कूल नहीं आया था और साथ में ग्रेजुएशन भी करीब थी। हालांकि ये शर्मा रही थी, इसका क्रश है
जाओ के ऊपर। हालांकि जाओ बता देता है कि वो एकदम भला चंगा है। तो क्लास मॉनिटर उसे पूछती है कि तुम सस्ता प्रोटीन नहीं लोगे क्या? जिसपे जाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि सस्ता होगा तब तो लूंगा ना, इतना महंगा है कि पैसे नहीं है मेरे पास। जिसपे क्लास मॉनिटर उसे कहते हैं अगर तुम ये खरीदोगे नहीं तो फिर तुम्हारा रिजल्ट खराब हो सकता है, और मुझे लगा कि ये अपना दे देगी, लेकिन उससे पहले ही कोई क्लास मॉनिटर को बुला लेता है। बाय द वे इसका नाम टियान टियान है। इसके बाद ये भी जाके पुलअप्स मारती है तो इसका भी तेल निकल जाता है, ये भी ज्यादा नहीं मार पाती। वो पीटी टीचर बड़ा डिसअपॉइंट था। वो मन के अंदर सोच रहा था कि सस्ता प्रोटीन बांटने के बाद में इन लोगों के अंदर दम आ जाएगा, लेकिन ये तो किसी काम के नहीं निकले। वो पीटी टीचर काफी ज्यादा भेदभाव कर रहा था। जो बोतल खरीद रहा था उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, पॉइंट ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन जाओ को अभी किसी भी सस्ते प्रोटीन की जरूरत नहीं है और ना ही उसके पास पैसे हैं। इसके बाद यहाँ पे जाओ का नंबर आता है तो टीचर उसको देख के यही सोचता है कि इसने तो एक भी प्रोटीन नहीं खरीदा, और वो मन के अंदर सोचता है कि साले के मैं पॉइंट काट लूंगा एग्जाम्पल के तौर पे और इसको फेल कर दूंगा। वो फिर जाओ पुलअप बार को देखते हुए सोचता है कि इसमें कुछ तो खास होगा। जिसके बाद जैसे ही वो पुलअप बार को पकड़ता है तो उसे समझ में आ जाता है क्या खास है। अचानक से उसके ऊपर 10 किलो वजन बढ़ जाता है। हालांकि जाओ को इसकी भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास यहाँ पे जो एबिलिटीज थी उसकी मदद से वो इजीली यहाँ पे वेट को अडेप्ट कर सकता है, और ऊपर से एक रेयर अपॉर्चुनिटी भी है खुद की लिमिट्स को टेस्ट करने का। जिसके बाद वो यहाँ पे पुलअप्स मारना शुरू करता है। तो मैं बता दूं कि हर एक पुलअप के बाद में वेट बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे करके ये 100 किलो तक पहुंच जाता है। वो जाओ को इस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ देख के बाकी लोग हैरान हो जा रहे थे, साला हम तो 30 भी नहीं मार पा रहे, 30 के ऊपर कैसे चला गया। इसके बाद जाओ इसी तरीके से यहाँ पे पुलअप्स मारता रहता है और वो इतना ज्यादा स्कोर बना लेता है कि वो इजिली इलाइट क्लास को यहाँ पे ज्वाइन कर ले। जिसको देख के पीई टीचर हैरान था कि ये तो साला बिना बोतल की ही इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे सेकंड रैंक पे पहुंच गया। बाय द वे इसको चिंता सिर्फ इसके प्रॉफिट की थी, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बंदा बिना किसी सप्लीमेंट के ही सेकंड रैंक पे पहुंच सकता है तो कोई सप्लीमेंट क्यों ही खरीदेगा, तो इसका प्रॉफिट कटेगा। इसीलिए सोचता है कि ये यहाँ पे जाओ को फेल करा देगा, उसको इलाइट क्लास के अंदर जाने ही नहीं देगा। उतने में हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं, और मैं तुम्हें बता दूं कि प्रिंसिपल का स्कूल इतने समय सरकारी स्कूल की तरीके है, और यहाँ पे जो टूर्नामेंट एक्सचेंज मैच होता है वो एक तरीके से यहाँ पे अपने स्कूल की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन इस टूर्नामेंट को सिर्फ वही लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी रैंक यहाँ पे 2 से ऊपर हो, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पे इसको 3 कर दिया है, जैसे जो रिसोर्स है वो थोड़ा सा अच्छे से बढ़ पाए। और इसीलिए प्रिंसिपल काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ये सेकंड रैंक तक ही प्रोड्यूस कर पाते हैं बच्चों को, उसके आगे ये ले जा नहीं पाते। इसीलिए काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से इनका स्कूल भी बंद हो जाएगा और जो रिसोर्स इन लोगों को मिलते हैं वो भी खराब चले जाएंगे। अब इसका सिर्फ एक ही तरीका है, जो ये रिसोर्स यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट्स के ऊपर खर्चा करते हैं उनके से कट ऑफ मारा जाए और कुछ ऐसे बच्चों को दिया जाए जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिससे वो यहाँ पे 3rd रैंक पे प्रमोट हो सके। इसके बाद वो एक ब्लैक क्रिस्टल की तरफ देखते हुए पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं भाई, इस तरीके से हमारी एकेडमी तो बंद हो जाएगी। उतने में यहाँ पे पीई टीचर आता है, पीई यानी का फिजिकल एजुकेशन, जो कि यहाँ पे रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट के साथ में वो यहाँ पे झूठ बोल देता है। ये बताने की जगह पे जाओ ने यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, वो यही बता देता है कि जाओ ओरेकल बनने के ही लायक नहीं है। कहाँ पे उसने सेकंड रैंक से ज्यादा परफॉर्म किया था, उसे फर्स्ट रैंक भी नहीं दी गई। इससे प्रिंसिपल को आइडिया आता है कि जाओ के रिसोर्स पे ही कट ऑफ मार देते हैं। इसके बाद जाओ को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है, तो बॉस को बड़ी चिंता थी कि प्रिंसिपल ने तुम्हें क्यों बुलाया। जिस पे जाओ आगे से कहता है मामा थोड़ी ना लगता है मेरा जो मुझे पता होगा, कुछ बुरा ही होगा तभी बुलाया है। हालांकि जाओ जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा टच करता है तो फिर यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन ट्रिगर हो जाती है। बेसिकली बॉस की 99 विश है ना, तो उनमें से एक अब यहाँ पे शुरू हो जाती है। और हाँ, जब भी यहाँ पे कोई विश ट्रिगर होगी तो फिर जाओ के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, उसे ये विश कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। कुछ टाइम लिमिट के साथ में आती है और कुछ यहाँ पे चॉइस वॉइस रहती है, मतलब जब चाहे तुम तब कर दो, और ये चॉइस वॉइस वाली थी। इसलिए जैसे ही यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर आता है तो प्रिंसिपल उसे कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे स्कोर काफी ज्यादा खराब आए हैं, यहाँ तक कि तुम स्कूल को भी स्किप कर रहे हो, टीचर्स के साथ सही से बात भी नहीं कर रहे हो, तुमने अपने क्लासमेट्स को भी धो दिया है। टीचर इन सभी बातों को इग्नोर करता है और उसे कहता है लेकिन सबसे जरूरी जो कि ओरेकल के लिए मायने रखती है वो है पैसा, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे ओरेकल बनने के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए। जिस पे जाओ काफी हैरान होता है और वो पूछता है कि क्या मतलब है भाई कि मैं यहाँ पे ओरेकल नहीं बन सकता, और तुम क्यों चाहते हो कि मैं सीधा ड्रॉप आउट ही मार दूं। जिस पे प्रिंसिपल आगे से यही बताता है कि यहाँ पे ओरेकल बनने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, और जैसे जैसे ओरेकल का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे धनी राम भी ज्यादा इच्छा जताने लगते हैं, और ऊपर से जाओ की फैमिली सिचुएशन भी काफी ज्यादा खराब है, इसलिए बाद में जाके पछताने से क्या फायदा जब वो अभी ही पछता ले। वहीं पे वो मन के अंदर यही सोचते हैं कि अगर वो यहाँ पे एक नॉर्मल से स्टूडेंट को स्पेशल क्लास के अंदर डाल देंगे तो फिर स्कूल का सर्वाइवल काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे अगर वो लोग यहाँ पे किसी के रिसोर्स को हटा के किसी दूसरे को दे देंगे जो कि यहाँ पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो शायद से वो लोग यहाँ पे 3rd रैंक का कोई ओरेकल प्रोड्यूस कर दे, तो फिर शायद से यहाँ पे एक्सचेंज कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बढ़िया जाए। इसीलिए वो यहाँ पे जाओ से ये भी कहते हैं अगर तुम जाओ तो फिर हम तुम्हारे स्कूल ट्यूशन फीस भी रिफंड कर सकते हैं, और वो उससे कहते हैं कि तुम कल आके हमें बता सकते हो क्या चाहते हो तुम। उतने में ही बॉस की नजर उसके टारगेट के ऊपर पड़ जाती है, जो कि वही ब्लैक क्रिस्टल था जिसको हमने पहला देखा था। बॉस को यही चाहिए था। जिस पे जाओ उससे कहता है मालिक देख रहे हो मेरे लगे पड़े, तुम्हारे लिए वो क्रिस्टल कहाँ से उठा लाऊं मैं। जिस पे बॉस आगे से कहता है अगर मेरे हाथ होते तो अब तक मैं उसे उठा के भाग जाता यहाँ से, और ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट तुमने पढ़ा है ना कि अगर विश में कुछ लिखा है तो वो पूरा करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता तुम क्या करते हो, लेकिन कोई ना कोई तरीके से इसे हथिया लो तुम। वो पे जाओ किसी भी कीमत पे यहाँ पे ड्रॉप आउट नहीं मार सकता है, क्योंकि अगर उसे यहाँ में मिडिल सिटी जाना है, अपना कर्ज
अदा करने के लिए, तो फिर उसे ग्रेजुएट होना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ में, तभी वो मिडिल सिटी से आ पाएगा और तब कहीं जाके वो अच्छे पैसे कमा के अपना कर्ज अदा कर पाएगा। इसीलिए वो बिल्कुल भी यहाँ पे ड्रॉप आउट नहीं ले सकता है। वो पैसा को स्कूल की कंडीशन के बारे में पता था कि ये लोग साला किसी भी कीमत पे यहाँ पे एक थर्ड लेवल का बंदा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए इतना ज्यादा कट ऑफ मार रहे हैं। इसलिए अगर वो किसी तरीके से यहाँ पे प्रिंसिपल को यकीन दिला दे कि वो यहाँ पे थर्ड लेवल पे है, तो शायद से वो यहाँ पे इसके अंदर रह सकता है। जिसके बाद जाओ मालिक से कहता है कि आपने बोला था कि एक इवेंट कंप्लीट करने पे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, क्या मैं वो रिवॉर्ड अभी उठा सकता हूँ, वो भी अपनी मदद से खुद को चूज करके। जिसपे मालिक कहता है मुझे क्या पता, लेकिन कर सकते हो, देखो। जिसपे तो मालिक को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जाओ क्या करना चाहता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी पावर चाहिए क्या। जिसपे जाओ आगे से कहता है कि हाँ, उसे अभी की अभी भाड़े पे ताकत चाहिए उसकी। जिसपे बॉस उसे समझाता भी है कि मैंने पहले ही बताया था कि तुम्हारी बॉडी मेरी पावर्स को हैंडल नहीं कर पाएगी, पटाखे के तरीके फूट जाओगे तुम। जिसपे जाओ आगे से कहता है लेकिन वो यहाँ पे ड्रॉप आउट भी तो नहीं हो सकता है और उसको भी एक क्रिस्टल चाहिए ना, अगर वो एक्सपेल हो जाता है तो फिर उसे क्रिस्टल कैसे मिलेगा, वो मिडिल सिटी कैसे जाएगा और उसकी बाकी इच्छाओं को कैसा पूरा करेगा, भरोसा रखो भाई। जिसपे तो अब उसके पास भी कोई चॉइस नहीं थी। वो आगे से कहता है लो भाई तुम्हारी मर्जी, बाद में मुझसे ना कहना कि तुम्हारी बॉडी पटाखे की तरीके फट गई। जिसके बाद जाओ यहाँ पे पावर और अपने रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है और प्रिंसिपल उसे पूछते हैं कि तुमने डिसाइड किया, जाओ जाके आराम कर लो। जिसके बाद जाओ प्रिंसिपल से कहता है कि मेरा लेवल एक बार और टेस्ट करो, जिसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे जाना है या रुकना है। जिसपे प्रिंसिपल अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद जैसे ही वो यहाँ पे जाओ का हाथ पकड़ता है तो उसको यही लग रहा था कि ये सिर्फ सेकंड लेवल का ही होगा और कितना ही हाई होगा। वो पे जाओ के पास यही चांस था, इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कि जितना ऊंचाई पे जा सके उतना ज्यादा वो जाए। इसलिए वो बॉस से भाड़े पे जितनी ज्यादा पावर ले सकता था वो उतनी ज्यादा यहाँ पे खींचना शुरू करता है। जिस वजह से जाओ का जो लेवल था वो धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ने लगता है। वहीं पे वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि प्रिंसिपल भी उसकी पावर को देख के हैरान हो जाता है और उससे ज्यादा हैरान यहाँ पे बॉस हो जाता है। मन के अंदर सोचता है कि साला ये तो कुछ ज्यादा ही आउटब्रस्ट कर रहा है, जितना सोचा था उससे ज्यादा। मतलब कि बॉस ने जितनी ज्यादा पावर यहाँ पे जाओ को दी नहीं थी उससे ज्यादा वो यहाँ पे दिखा रहा था। वो प्रिंसिपल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जाओ का लेवल इतने समय यहाँ पे 4 पे जा चुका था। इसके बाद जाओ प्रिंसिपल से पूछता है कि अब क्या करना है। जिसपे प्रिंसिपल तो जाओ के चरण स्पर्श कर लेता है, ये कहते हुए कि एक्सचेंज कॉम्पिटिशन के अंदर हमारे स्कूल की तरफ से हिस्सा लो। जिसपे तो जाओ भी हैरान होता है कि ये क्या है। जिसके बाद प्रिंसिपल उसे बैठाते हैं और उसे सब कुछ समझा देते हैं कॉम्पिटिशन वॉम्पिटिशन के बारे में, और इसीलिए वो जाओ को यहाँ पे निकालना चाहते थे ताकि वो रिसोर्स को किसी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट के ऊपर डाल सके, और वो इसके लिए यहाँ पे माफी भी मांगते हैं और जाओ बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। साथ में प्रिंसिपल यहाँ पे जाओ के लिए जो ट्यूशन फीस थी उसको भी माफ कर देते हैं। जिसके बाद उसे स्पेशल क्लास के अंदर भी डलवा देते हैं और साथ में यहाँ पे जो फ्री में सप्लीमेंट दिए जाते हैं स्पेशल क्लास के अंदर वो उसकी तादाद यहाँ पे दुगना कर देते हैं सिर्फ जाओ के लिए। साथ ही में अगर जाओ को किसी और चीज की भी जरूरत हो तो वो उसके लिए भी उससे बोलते हैं तुम्हें कुछ भी मांगना हो तो बेझिझक मांग लो। बस जाओ को यहाँ पे एक्सचेंज कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा और उनके स्कूल को रिप्रेजेंटेट करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज स्कूल के सर्वाइवल के लिए मायने रखती है। वही जाओ को समझ में आ जाता है प्रिंसिपल इतना कुछ ऑफर कर रहा है तो मैटर सीरियस है। इसीलिए वो गर्म लोहे पे हथौड़े मारते हुए पूछता है कि अगर मुझे वो ब्लैक क्रिस्टल चाहिए जो कैबिनेट के अंदर है तो क्या। प्रिंसिपल कहता है ये क्रिस्टल ये मिडिल सिटी से लाए थे हमारे पहले वाले प्रिंसिपल, इसका मुझे कोई भी काम नहीं है, लेकिन बस ये हमारे स्कूल की स्पिरिट्स को सिंबलाइज करता है। अगर स्कूल ही नहीं बचता है तो फिर स्पिरिट का क्या काम। इसीलिए अगर जाओ स्कूल को बचा लेता है तो वो लोग यहाँ पे उसको ये ब्लैक क्रिस्टल दे देंगे बिना किसी दिक्कत के। जिसपे जाओ आगे से कहता है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा एक्सचेंज कॉम्पिटिशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करने की, लेकिन प्रिंसिपल बस ये जानना चाहते थे कि अचानक से उसका लेवल इतना ज्यादा हाई कैसे हो गया। जिसपे जाओ ये बोलता है कि उसने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है और ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। जिस पर प्रिंसिपल अपने आप को ही कन्विंस कर लेते हैं ये कहते हुए कि जो ओरेकल्स रहते हैं वो अपने लेवल को छुपाते हैं हमेशा ताकि अपोनेंट को कंफ्यूज कर सके। इसीलिए वो जाओ से कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ ही रहेगा। जिसपे जाओ भी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो खुद में खुद ही कंफ्यूज हो गए। फिर इसके बाद प्रिंसिपल यहाँ पे एक लड़की को बुलाते हैं और उससे कहते हैं इसको स्पेशल क्लास के अंदर ट्रांसफर मारो अभी के अभी। वह पे जो टीचर थी, सॉरी ये टीचर है मुझे लगा स्टूडेंट है, वो जाओ से पूछ रहे थे कि प्रिंसिपल के साथ तुमने कौन से कस मारे भाई, वो इतना ज्यादा खुश दिख रहे हैं, आज तक अभी इतना खुश हमने कभी भी नहीं देखा उनको। उतने में ही पीई टीचर यहाँ पे भागते हुए आता है जो कि जाओ के सामने अपना बंदी रोना कर रहा था कि उसने बहुत कोशिश की कि जाओ को स्कूल से न निकाला जाए, लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं। जिसपे जाओ सोचता है ओ ऐसा क्या। उतने में दूसरी टीचर उससे कहती है कि प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं और वो थोड़ा सा गुस्से में है, मैं तो चलिए इसका रजिस्ट्रेशन करने इलाइट क्लास के अंदर। जिसपे पीई टीचर की फटी क्योंकि उन्हें पता है कि अब नौकरी से हाथ जाएगा। जिसके बाद हम लोग जाओ को उसके घर पर देखते हैं। अभी से 3 महीने के अंदर लेवल 2 से लेवल 4 पे जाना था। बाय द वे ये लेवल यहाँ पे वो वाला नहीं है, ये स्टेजस वाला लेवल पे है, यानी कि ये ई क्लास की सेकंड लेवल पे है। वो पे बॉस तो इससे ये कह रहा था कि मैंने बोला था कि फालतू में रिवॉर्ड ना लो, अब तुम किसी भी काम के नहीं रहोगे, जब तक मेरी सेकंड विश पूरी नहीं होती तब तक तुम्हें मुझसे कोई भी मदद नहीं मिलेगी और ना ही तुम टूर्नामेंट में मेरी दी गई पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। जिस पे जाओ आगे से कहता है वो इतना बेवकूफ नहीं है कि भाड़े की ली गई ताकत का इस्तेमाल टूर्नामेंट में करे, पहले ही राउंड में आउट हो जाएगा वो। हालांकि जाओ को अब यहाँ पे कुछ महीनों तक फ्री सप्लीमेंट और अपने स्कूल से बाहर निकलने की चिंता नहीं करनी थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी EMI डेट आ रही थी, बेसिकली जो लोन लिया है उसकी किस्त आ रही थी, इसलिए उसे पैसों की जरूरत
अभी भी थी। इसके बाद वो अगले दिन सीधा इलाइट क्लास के अंदर एंट्री मारता है, लेकिन उसे देख के यही लग रहा था कि ये कोई छोड़ी गई फैक्ट्री है। उतने में इजाओ को पीछे से आवाज आती है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो फिर यहाँ पे इलाइट क्लास का होम रूम टीचर था, जो कि उसको बताता है कि वो और भी कई सारे क्लासेस को यहाँ पे मैनेज करता है, तो अक्सर दिक्कत हो जाती है इस तरीके से। बाय द वे इलाइट क्लास के टीचर का नाम मिस्टर जैंग है। वो इजाओ को ये लगा था कि इलाइट क्लास का टीचर कुछ ज्यादा ही सख्त मौला होगा, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही इजी है। इसके बाद वो टीचर से भी पूछता है कि सिर्फ आप ही पूरी इलाइट क्लासेस को हैंडल करते हैं क्या? तो टीचर आगे से बताता है कि एक तो इलाइट क्लासेस के जो स्टूडेंट है वही कमाते हैं, तो वो लोग और ज्यादा टीचर्स को हायर ही नहीं कर रहे पैसा बचाने के लिए। इससे जाओ को समझ में आ जाता है कि स्कूल के लगे पड़े हैं, कभी भी ताला लग सकता है इस पे, इसीलिए प्रिंसिपल इतना ज्यादा घबराया हुआ है। हालांकि टीचर जाओ से कहते हैं कि तुम इस क्लास को देख के डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होगे। जिसके बाद जैसे ही वो इलाइट क्लास को देखते हैं तो ये सच में मस्त थी। सारी फैसिलिटी थी यहाँ पे पूरी तरीके से, वेपन सेपन जो भी मिलता था वो सब कुछ था यहाँ पे। जिसको आसान शब्दों में तो हो तो ये एक हाई एंड जिम था और कुछ भी नहीं। हालांकि यहाँ का जो माहौल था वो कुछ ज्यादा ही टेंस लग रहा था। जिसके बाद टीचर जाओ को सभी लोगों से मिलवाते हैं कि ये नया स्टूडेंट है, देरी से आया है, बस इसको वेलकम कर लो। इसके पास काफी बढ़िया स्किल है और ये भी आने वाले एक्सचेंज कॉम्पिटिशन के अंदर परफॉर्म करेगा तुम्हारे साथ में। इन्हीं में से एक लाल बालों वाला बंदा था जो कि यहाँ पे शक कर रहा था कि जाओ शायद से यहाँ पे पैसे देके आया है, इसलिए वो उसे कहता है स्किल्स तो इसके पास नहीं है, चुपचाप बात ये मान लो ना। लेकिन टीचर उसे डांट के चुप कराते हैं, कहते हैं कि सही से बोलो भाई, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। लेकिन वो बंदा नहीं मान रहा था और जाओ के पास स्किल्स है या नहीं ये पता लगाने के लिए वो उसे चैलेंज कर देता है, जिसपे सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पर वैसे रेड बाल वाले बंदे का नाम यहाँ पे वेन हाउ था, जो कि यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स में से एक था। जिसके बाद हम लोग दो मेन स्टूडेंट्स को और देखते हैं जिनके बाल जिसे कलरफुल हो जाए समझ जाओ ये मेन है। वो टीचर जाओ से कहते हैं कि यहाँ पे फॉर्मल चैलेंज होते हैं, लेकिन जब तक दूसरी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती तब तक कोई भी यहाँ पे जबरदस्ती फाइट नहीं कर सकता है। लेकिन जाओ इस चैलेंज को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे पक्का पता था कि ये लोग उसे परेशान करेंगे, इसीलिए पहले ही शांत कर दो और साथ ही में यहाँ पे कॉम्पिटिशन के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो टीचर प्रिंसिपल को भी बता देता है कि जाओ ने डायरेक्ट यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो प्रिंसिपल भी परेशान हो जाता है और टीचर आगे से बताता है कहीं वो पिट ना जाए। तो जो बाकी लोग थे वो भाई मनवो को यहाँ पे एकदम पुश कर रहे थे कि मार दे इसको, मार दे। वो प्रिंसिपल अपने मन के अंदर सोचता है कि ये भी बढ़िया रहेगा यहाँ पे जाओ की जो स्ट्रेंथ है ये चेक करने का, इसीलिए वो यहाँ पे इस चैलेंज को अप्रूव कर देते हैं। जिसपे टीचर आना जाता है कि कैसे बलि चढ़ा रहे हो भाई अपने ही बच्चों की। खैर क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ गए थे इसलिए चुपचाप यहाँ पे चैलेंज को करवाया जाता है और उन लोगों से बताया जाता है मुंह पे ही मारोगे तो जीत होगी, और हाँ जान से नहीं मारना है, नॉर्मल से ही फाइट है, हाथ पैर तोड़ना बस एक दूसरे के। इसके बाद वो लोग एक दूसरे को अपना लेवल दिखाते हैं जो कि बराबर ही था, ई रैंक लेवल 2, और टीचर लोगों से बता देता है कोई भी वनरेबल जगहों पे नहीं मारेगा, पता चले एक दूसरे की गोटे फोड़ दो, दिक्कत हमें हो बाद में, कोई भी किलिंग मूव नहीं होगा। और मैच के बाद हित भावना तो बिल्कुल भी ना रखना, भूल जाना, भाई की तरीके ट्रीट करना एक दूसरे को, फेस पे मारना पूरी तरीके से यहाँ पे सरेंडर के बराबर होगा। या तो खुद भी सरेंडर कर दो या तो मुंह पे खा के सरेंडर हो जाओ, चॉइस इज योर। इसके बाद चैलेंज को शुरू कर दिया जाता है। शुरू होते ही यहाँ पे वेन हाउ सीधा अटैक करता है, यही सोचते हुए कि वो ऑफ गार्ड पकड़ लेगा। उसको लग रहा था कि जितना बाएं हाथ का खेल होगा, लेकिन उतने में यहाँ पे जाओ उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है क्योंकि उसने अटैक को पहले ही गेस कर लिया था। जिसके बाद वो दूसरे अटैक को भी इजीली ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद इसी तरीके से वो उसी की स्पीड के साथ रिएक्ट करते हुए अटैक को डॉज एंड ब्लॉक करते जा रहा था, जिससे वेन हाउ को समझ में आ जाता है कि इसी तरीके से डॉज करते ही रहेगा, उसे यहाँ पे कोई दूसरी तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसलिए जब वो अगली बार यहाँ पे किक मारता है तो उसका वो यहाँ पे एंगल ही चेंज कर देता है, एक कॉम्बैट टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम हुक विंड किक था। वो किक यहाँ पे जाओ को लगती तो है लेकिन उसने फोरआर्म की मदद से उसे ब्लॉक कर लिया था। और वेन हाउ की यही चाल थी क्योंकि इस किक को अगर तुम ब्लॉक भी कर लो तो भी ये कुछ टाइम के लिए तुम्हारे ऊपर इंपैक्ट छोड़ती है और उतने टाइम तुम पूरी तरीके से वनरेबल हो जाते हो। वनरेबल का मतलब किसी भी तरीके से अटैक हो सकता है तुम्हारे ऊपर। लेकिन वेन हाउ अगला मूव कर पाता उससे पहले यहाँ पे जाओ अपनी फ्लैंक किक उसके मुंह के ऊपर दे मारता है, जिससे वेन हाउ हैरान होता है कि इसको यहाँ पे कॉम्बैट टेक्निक के बारे में कैसा पता है। हालांकि वो दोबारा यहाँ पे खड़ा होने के बारे में सोच ही रहा था, उतने में ही यहाँ पे जाओ तेजी से उसके मुंह के ऊपर पंच मारने को आगे बढ़ता है, लेकिन पंच मारता नहीं है, बस नाक को पुच्ची देके अपने हाथ को पीछे कर लेता है, ये कहते हुए कि मैं जीत गया। जिससे वेन हाउ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो इतनी इजीली यहाँ पे हार गया और साथ ही में बाकी लोग भी। हालांकि जाओ पूरी तरीके से चिल था क्योंकि उसे पता था कि वो यहाँ पे जीत ही जाएगा। फिर टीचर भी जाओ को इस तरीके से परफॉर्म करता हुआ देख के हैरान हो गए थे क्योंकि वेन हाउ ने यहाँ पे स्पेशल प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली हुई है, इसलिए वो इतनी बुरी तरीके से हारेगा उसने ये नहीं सोचा था। वो जाओ के जितने भी रिफ्लेक्सेस थे और जो उसकी फिजिकल एबिलिटी थी वो भी टॉप नॉच थी, इसलिए प्रिंसिपल ने हिंदी में बोल दिया था कि लौंडे के ऊपर नजर रखना। उतने में प्रिंसिपल भी यहाँ पे आ जाते हैं जो कि जाओ को कुछ बताने के लिए आए थे, जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेके जाते हैं। वो फिर लोग पिंक बालों वाली लड़की को देखते हैं जो कि ये कहती है हमारे पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट आया है। वो फिर ब्लोंड हेयर वाला लौंडा बोलता है कि ये हमारा पक्का अंडरलिंग बनेगा, जिसपे पिंक बालों वाली लड़की आगे से कहती है दूध पियो जाके तुम प्रोटीन के साथ में पहले। वो फिर प्रिंसिपल जाओ से पूछता है कि क्लास तुम्हें कैसे लगी, जिसपे जाओ आगे से कहता है सब कुछ बढ़िया है लेकिन क्लासमेट्स कुछ ज्यादा ही गर्म खून के हैं, लड़ने को आतुर रहते हैं। जिसपे प्रिंसिपल कहते हैं कि पावरफुल प्रोफेट्स ऐसे ही रहते हैं, तुम भी समझ जाओगे कुछ दिनों के अंदर ही। हाँ, ओरेकल को इन लोगों ने प्रोफेट्स कर दिया है, डिफरेंट ट्रांसलेटर
डिफरेंट चॉइस। जाओ को यकीन हो जाता है कि प्रिंसिपल अब उसके ऊपर भरोसा करने लगे हैं, इसलिए वो लगे हाथों पूछ लेता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जल्दी पैसा बनाया जा सके। जिस पे प्रिंसिपल आगे से यही बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र में बच्चों को पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए, इसके बाद तुम फ्यूचर में और भी ज्यादा मनी कमा पाओगे। अगर तुम्हारी फैमिली के अंदर कोई दिक्कत है तो हमें बताओ ना, हम तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस को कवर करेंगे। अब प्रिंसिपल को कौन बताए भाई, महीने की उसकी 1.5 मिलियन की किस्त कटती है। जिसपे वो यही बोलता है कि कैजुअली पूछ रहा था, बाद में वो मन के अंदर यही सोचता है कि अगर स्कूल को पता चल गया कि स्टूडेंट यहाँ पे भारी ज्यादा लोन लिए हैं तो फिर उनके ऊपर यहाँ पे काफी सारे एलिगेशन लग सकते हैं, बेसिकली उन्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। इसीलिए जाओ को कहीं बाहर से पैसे कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा। उतने में ही जाओ के पास वही लड़का आता है जो कि उसे पूछता है कि प्रिंसिपल तुमसे एकदम सीक्रेटली बात कर रहे थे, आखिर हो कौन तुम, कहाँ से आए हो। इसके बाद हमें इस लड़के का नाम पता चलता है जो कि सेन जियारोवी था, और वो पिंक बालों वाली लड़की भी आ गई थी जो कि यहाँ पे उसे कहती है ये बंदा ऐसे ही चिपकू है, ज्यादा ध्यान न देना इसके ऊपर। इसके बाद हमें इसका भी नाम पता चलता है जो कि साउजिया था। वही पे साउजिया उसे कहती है कि हम एक तरीके से तुम्हारे सीनियर्स हुए, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक पूछो। तो इसके बाद वो अपने आप में एक टीम बना लेते हैं, ये कहते हैं कि हम लोग 3 इंसानों की टीम हुए। इसके बाद सन यहाँ पे जाओ से पूछता है कि तुमने जो टेक्निक यहाँ पे मार्विन को हराने के लिए, सॉरी वेन हाउ को हराने के लिए यूज की थी वो कौन सी थी। जिस पे जाओ आगे से बताता है रिफ्लेक्सेस थे, वो कोई टेक्निक नहीं थी। जिस पे सन आगे से कहता है वो मूव ब्रूटल था, अगर वेन हाउ को पता चला कि तुमने वो रिफ्लेक्स में ही उसके ऊपर जड़ दिया था बौखला जाएगा वो, दोबारा ना बोलना ये वाली बात, दिल पे लग जाएगी बंदे की। जब से वो सरला टेक्निक सीखा है अपनी, तब से वो शो ऑफ मार रहा था। खैर इसके बाद साउजिया आगे बढ़ती है और बताती है कि कॉम्बैक्ट टेक्निक्स यहाँ पे पावरफुल स्पेशल मूव्स होते हैं जिनको यहाँ पे ओरेकल से सीखते हैं स्क्रोल या फिर मेमोरी स्टोन के जरिए, और साथ में आगे जाके जो नॉर्मल मूव रहते हैं ये एक पावरफुल डिफेंड इफेक्ट भी मार देते हैं। बेसिकली अगर तुम्हारा वाटर टाइप का कोई सिस्टम होगा तो तुम वाटर मूव्स के अंदर उनको बदल पाओगे। इसलिए यहाँ पे कई सारी कॉम्बैक्ट टेक्निक होती है और जो पावरफुल ओरेकल्स रहते हैं वो यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं अपनी कॉम्बैक्ट टेक्निक से हिसाब से। जिसके बाद सन यहाँ पे जाओ को उस कॉम्बैक्ट टेक्निक के बारे में बताता है जो वेन हाउ ने इस्तेमाल की थी, जिससे जाओ मन के अंदर सोचता है कि इसीलिए वो उसे ब्लॉक नहीं कर पाया था। वही पे जाओ को याद आता है अगर वो उसके पास भी इसी तरीके की कॉम्बैक्ट टेक्निक होंगी तो फिर शायद से वो यहाँ पे कंपटीशन के जरिए और भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इसीलिए वो उन दोनों से पूछता है कि ये कॉम्बैक्ट टेक्निक रेयर होती है क्या। जिसपे सन बताता है इतनी भी नहीं, लेकिन जैसे इनकी रैंक बढ़ती जाती है और ये स्ट्रॉन्ग बनती जाती है तो ये मिलना रेयर हो जाती है। स्कूल जो प्रोवाइड करता है वो बेसिक रहती है, लेकिन जो पावरफुल टेक्निक रहती है उन्हें तुम्हें खरीदना पड़ेगा, या फिर तुम्हारा कोई बढ़िया दोस्त हो जो तुम्हारे साथ इन्हें शेयर कर सके, फिर तो बल्ले बल्ले। जिसके बाद वो ऑर्डिनरी मार्केट प्राइस भी बताता है जो डी रैंक की टेक्निक रहती है वो ज्यादातर 5 लाख की होंगी। जिसपे जाओ अपने मन के अंदर सोचता है इतने में तो मेरी किस्तें निकल जाए। वहीं पे वो दोनों बताते हैं कि उनके पास टेक्निक्स हैं और वो यहाँ पे जाओ के साथ शेयर कर सकते हैं। जिसपे जाओ अपने मन के अंदर सोचते हैं ये लोग 5 लाख की टेक्निक यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि लॉलीपॉप हो, ये पक्का साले अमीर होंगे। जिससे जाओ को आइडिया आता है कि वो इनसे पैसों के बारे में पूछ सकता है। इसलिए जाओ इन लोगों से ये बोलता है कि उसे टेक्निक चाहिए लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, क्या कोई तरीका जिससे वो जल्दी पैसे कमा सके। सन आगे से सबसे बेस्ट आइडिया देता है बैंक लूट लो। जिसपे जाओ आगे से कहता है कि इतना भी इजी नहीं चाहिए। जिसपे सन आगे से बताता है तो फिर सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे धनी राम बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, वो भी हाई प्राइस पे, वो है ब्लैक वाटर जोन। वहीं पे ही कोई चमत्कार हो सकता है और धनी राम तुम्हारे खुद पास में आएंगे। हालांकि साउथ सन को डांट देते हैं ये सब बताने से, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर चीज है। बेसिकली ब्लैक वाटर एकदम इलीगल जगह है, इसलिए टीचर को पता चला तो वो इनकी कसके कुटाई लगा देंगे। इसलिए संजाओ से ये कहता है वो तो मजाक कर रहा था, भूल जाओ इस बारे में, बैंक लूटना ज्यादा इजी रहेगा। इसके बाद वो भी पूछते हैं कि पैसों की कितनी कमी है, जिसपे जाओ आगे से बताता है 3 लाख। तो ये लोग घबरा जाते हैं कि इतने ज्यादा कम कैसे हो सकते हैं भाई। जिसके बाद वो लोग अपना अपना बैंक चेक करते हैं तो ये भी गरीब थे। वही पे जाओ ने मन बना लिया था कि ब्लैक वाटर चल के देखते हैं कौन सी जगह है, शायद से कोई चमत्कार हो जाए। इसलिए वो सीधा टिकट बुक करता है और सीधा ब्लैक वाटर पे अपनी एंट्री मारता है, वो भी गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए। किस्मत अच्छी है सही जगह पहुंच गया, नहीं तब तक मैं कभी नहीं पहुंचा सही जगह पे। वही पे जाओ ने अपना रंग रूप बदल लिया था ताकि उसे कोई पहचाने नहीं। जिसके बाद वो यहाँ पे बॉस से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है अंदर क्या होगा, लेकिन शायद से यहाँ पे बॉस इतने समय था नहीं। तो जाओ ही सोचता है कि ये जगह इतनी भी ज्यादा भाई नहीं है तो फिर वो अकेला ठीक ही रहेगा, और अगर कुछ होता भी है तो वो दुम दबा के भाग लेगा। इसलिए वो चुपचाप ब्लैक वाटर जोन के अंदर एंट्री मार लेता है। और बाय द वे ब्लैक वाटर जोन जाना है तो वो इस दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके जरिए ब्लैक वाटर जोन जा पाओगे। वही पे जाओ जब अंदर जा रहा था तो फिर कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। वही पे जाओ जैसे ही अंदर एंट्री मारता है तो ये सच में मिरेकल लैंड था। दरवाजे से अंदर आने के बाद में ऐसा लगता है तुमने टेलीपोर्ट मारा है, एकदम बड़ी सी सिटी के अंदर आ गए तुम। हालांकि यहाँ के हालात किसी भी इलीगल जगह से कम नहीं थे, लोग मस्त जहाँ पे पड़े हुए हैं वहीं पे पड़े हुए हैं, इलीगल ट्रेड बड़ी आसानी के साथ चल रहे हैं, और सोने पे सुहागा ये पूरी जगह से लॉलेस जगह है। बेसिकली यहाँ पे नियम का कुछ भी नहीं है, जैसे चाहे वैसे पैसे कमा सकते हो, छीनना पड़े छीन लो, मांगना पड़े मांग लो। और जाओ को भी पता था कि उसका कुछ लोग पीछा कर रहे थे, वो लोगों से कहता है मेरे पैर थक गए, तुम्हारे नहीं थके क्या भाई, कब तक फॉलो करोगे। वहीं पे ये लोग जाओ को गलत समझ रहे थे। इन लोगों को लग रहा था कि जाओ यहाँ पे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि यहाँ पे थ्रिल लेने के लिए आया हुआ है इस तरीके की जगह पे। इसलिए लोगों का प्लान यही था कि ये लोग सबसे पहले यहाँ पे जाओ को लपेट लेंगे और इसके बाद उसके बाप को फोन लगा के बताएंगे कि तोहर बेटवा हमारे पास में बा, धनी राम के दर्शन कराओ तब इसे जाने देंगे।
जिसपे जाओ अपने मन के अंदर सोचता है इन्हें पता चला कि मेरे ऊपर ही कर्ज है, ये रो देंगे। सकल सूरत अच्छी है, ये थोड़ी नहीं कि साला अमीर बाप का बेटा होऊंगा, मैं गरीब भी हो सकता हूँ। जिसके बाद वो लोग जाओ को बड़े हिंदी में समझाते हैं कि चुपचाप हमारे साथ कॉपरेट करो और थोड़ा सा माल इधर भी दे दो, धनी राम के दर्शन कराओ तो हम तुम्हें जाने देंगे। जाओ उससे कहता है बड़े रूड हो, पैसा मेरे पास नहीं, तुम्हें कहां से दे दूं। जिसके बाद उसके सर के ऊपर टपली मारता है तो उस बंदे का सर बॉल की तरीके सर से सीधा जमीन पे जा लगता है और दोबारा ऊपर आता है। वहीं पे उसके जो साथी थे वो अपने भाई को इस तरीके से जमीन पड़ा हुआ देख के कैसे हैरान हो जाए, इसलिए वो चुपचाप अपने हथियार बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो जाओ को खर्चा पानी देने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, उतने में ही कोई तीसरा बंदा इनके ऊपर 2 बक्से फेंक के मारता है जिससे इनका बैलेंस बिगड़ता है। जिसके बाद कोई खटाक से जाओ के सामने आता है और उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। आंखों से ही पता चल रहा है कि लड़की है ये। जिसके बाद वो लड़की जाओ से कहती है कि हम लोग यहाँ पे सेफ है। वो पे जाओ उसको शुक्रिया कहता है। हालांकि वो यहाँ पे उन दोनों ने से कुछ सवाल जवाब पूछना चाहता था क्योंकि वो पहली बार यहाँ पे आया है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि वो लड़की यहाँ पे जाओ को पहचानती थी। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे। हालांकि वो बाद में याद करती है कि उसे तो अंडर कवर रहना था, इसीलिए वो अपनी पहचान छुपाने लगती है। तब तक जाओ से पूछता है तुम मेरे को जानती हो क्या, जिससे उस लड़की को सुकून आता है कि जाओ उसको नहीं पहचान पाया था अभी तक। इसलिए वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस मैंने तुम्हारा यहाँ पे नाम देख लिया जो कि तुम्हारे यहाँ पे टैग पे लगा हुआ है। पर ये स्कूल टैग था। बेसिकली अगर कोई स्कूल का बंदा इसे देख ले तो तुरंत पहचान जाएगा कि ये कहाँ से आया है। लेकिन वो लड़की इसे नहीं जानती, इसलिए अभी भी सेफ है। हालांकि वो लड़की उसे कहती है कि इस तरीके से ना घूमो, काफी ज्यादा खतरनाक जगह है ये, मैं तुम्हें बाहर लेके चलती हूँ। लेकिन जाओ उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो यहाँ पे किसी अर्जेंट काम से आया है, उसे जाना है। इसलिए वो चुपचाप यहाँ पे भाग लेता है। हालांकि वो इससे भी पूछना चाहता था कि धनीराम कमाने का कोई तरीका है, लेकिन अगर इसे पता चल गया कि वो स्टूडेंट है तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो तुरंत भाग लेता है। और फिर उस लड़की को पूरा यकीन था कि ये जाओ ही है जिसको वो जानती है, लेकिन जाओ उसे भूल गया है या फिर वो नाटक कर रहा है। हालांकि उसे ये भी पता है कि ये साला स्टूडेंट है, लेकिन इसके बावजूद गलियों में घूम रहा है, इसका मतलब यही है कि ये साला चोर बन गया है। फिर इसके बाद जाओ एक मास्क वाले बाबा के पास जाता है और एक 10 रुपए का मास्क खरीदता है और इसको पहनने के बाद में वो खुद को सेफ समझने लगता है कि अब उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। उतने में एक बंदा उसके पास आता है जो कि सूंघ के बता देता है कि तुम लोकल नहीं हो यहाँ के, मैं तुम्हारा टूर गाइड बनने के लिए रेडी हूँ, बस थोड़ा सा खर्चा लगेगा। मुझे इन गलियों के चप्पे चप्पे के बारे में पता है, ये भी पता है कि कौन सा कुत्ता कौन से खंबे पे मूतता है। जिसपे जाओ से कहता है अरे इधर आओ राजा, तुम ही बताओगे धनीराम कहाँ मिलेंगे मुझे। जिसपे वो बंदा बेगोस, क्योंकि वो उसे ऐसी जगह पे लेके जाने वाला था जहाँ इसे कमीशन मिल जाएगा एक नया बकरा लाने के लिए जो कि हलाल होने वाला है। खैर ऑफ कोर्स एक ऐसी जगह जहाँ पे इजीली पैसा कमाया जा सके, वो और कुछ भी नहीं, अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना है। ऑफ कोर्स शुरुआत हमारे सीधा मुंह तोड़ने से होती है। एक बंदा मुंह के ऊपर खटाक से पंच मारता है तो उसके दांत बाहर आके गिरते हैं। जाओ से पूछता है कि इसी जगह पे लेके आए हो क्या, जिसपे वो बंदा आगे से बताता है जल्दी धनीराम पाना है तो यही सबसे बढ़िया जगह है। और उसको ये भी बता देता है कि आज तो स्पेशल मैच है, जो भी यहाँ पे विनर होगा उसको यहाँ पे बोनस मिलेगा, जो कि यहाँ पे सट्टेबाजी से मिलेगा। कई सारे चमन पूतिया यहाँ पे आते हैं जो कि अपना पैसा लगाते हैं, उन्हें ये लगता है कि वही जीतेंगे, लेकिन जीता असल में यहाँ पे एरिना का मालिक है। कोई भी हारे साला जीतता वही है। वो पैसा चेक करता है कि बंदा दिखने में वाले डरावना लग रहा है, लेकिन उसका लेवल एक ही है तो वो इजिली यहाँ पे जीत सकता है। साथ ही यहाँ पे टोटल प्राइस भी दिखाया जा रहा था जो कि 4 लाख के आसपास था और ये बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे अपोनेंट बढ़ते जाएंगे। वो बंदा यहाँ पे जाओ को सट्टेबाजी सिखा रहा था कि इतने पे इतना मिलेगा, जिसपे जाओ आगे से कहता है पूरा माल चाहिए मेरे को, दूसरा तरीका बताओ। जिसपे तो टूर गाइड भी हैरान था कि ये क्या बोल रहे हो, और इसके चेहरे से मुझे एक आवाज आ रही है, होश में आओ अभिजीत। खैर पूरा माल जीतने का एक ही तरीका था, एरिना में साक्षात उतरा जाए और सारे मैचेस जीते जाए, सभी को कूटने के बाद में तुम्हें सारा प्राइज मिल जाएगा। जिसके बाद हम उस लड़की को दोबारा देखते हैं जो कि यहाँ पे जाओ को जानती थी। ये भी जाओ को ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाती है और जब ये जाओ को एरिना के अंदर देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये वहाँ पे क्या कर रहा है। जिसके बाद हम लोग जाओ के सामने खड़े हुए उस फाइटर को देखते हैं जो कि जाओ से कह रहा था कि मैं ही जीतूंगा। उतने में ही जाओ उसके मुंह के ऊपर एक ही पंच मारता है और एक पंच के अंदर ही ढेर हो जाता है और जाओ आगे से कहता है नेक्स्ट। जिसके बाद दूसरा बंदा आता है और वो भी बोल ही रहा था, उतने में ही जाओ उसके ऊपर भी पंच मारता है और वो दोबारा बोलता है नेक्स्ट। जिसके बाद तीसरा आता है जो कि सरेंडर करना चाहता था, लेकिन जाओ उसके ऊपर भी पंच मारता है और बोलता है नेक्स्ट। वही जो एरिना का मालिक था वो परेशान था, उन लोगों ने जाओ को अंदर इसीलिए आने दिया था क्योंकि वो दिखने में कमजोर लग रहा था। सोच रहे थे कि धर के कूट देंगे, पैसे भी मिल जाएंगे और शो भी हो जाएगा, लेकिन अब बाजी उल्टी पड़ गई है और ऊपर से जितने भी फाइटर थे वो सभी भाग लिए थे, ये कहते हुए कि ज्यादा जिंदा बचेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे ना, और बाकी जो लोग थे वो सभी रिफंड मांग रहे थे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर एरिना यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसलिए जो मालिक था वो आगे से कहता है कि वो लोग किसी भी यहाँ पे कीमत में जाओ को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते पूरे प्राइस के साथ में, इसलिए अब उन लोगों को यहाँ पे उसी चीज को करना पड़ेगा। इसलिए वो अपने बंदे से कहता है कि उसको बाहर निकालो। वहीं पे हम लोग जाओ को देखते हैं जिसने आखिरी बंदे को भी निपटा दिया था और ये जाओ का आखिरी चैलेंज होने वाला था। वहीं पे जाओ उन लोगों से कहता है डील हो गई भाई, पैसा मेरा हुआ। लेकिन उतने में ही जो ऑर्गेनाइजर था वो यहाँ पे एक और चैलेंज को शुरू कर देता है इस नाम पे कि वो लोग थ्रिलिंग बैटल को देखना चाहेंगे, इसलिए वो लोग एक और मैच यहाँ पे करवा रहे
रहे हैं। जाओ को पहले से ही पता था कि ये साले गंदी नाले के कीड़े हैं, इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, इन्हें थोड़ा ताजा करना पड़ेगा। खैर इसके बाद जाओ के लिए उसका नया अपोनेंट लाया जाता है, जो कि अपोनेंट तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो एक म्यूटेड निफलिन था, इल्फ के दूर के रिश्तेदार। खैर जो लोग उस निफलिन को ला रहे थे वो भी बेचारे घबराए हुए थे। वो जल्दी से उसे अंदर डालते हैं और तुरंत भाग के दरवाजा बंद कर लेते हैं कि तुम्हें कि हमारी जान छूटी। वहीं पे जो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उसकी फील्डिंग किस तरीके से सेट की गई है। खैर उस बंदे की गर्दन के ऊपर एक डिवाइस लगा हुआ था, जो कि यहाँ पे जैसे ही एक्टिवेट होता है तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। तो फिर वो निफलिन पूरी तरीके से डरावना था, खौफनाक था। एक बंदी तो घबरा जाती है, वो अपने बाबू के साथ चिपक जाती है। बाबू अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम हो तभी डर खड़ा हो, नहीं तो मेरा भी मुंह निकल गया था। वहीं पे जो लड़की थी वो भी यहाँ पे निफलिन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ऐसी चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और वो यहाँ पे अपनी एबिलिटी की मदद से इजिली जाओ को बाहर निकाल सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे एक्सपोज करनी पड़ेगी और उनका जो मिशन है वो पूरी तरीके से डिस्क्लोज हो जाएगा। वहीं पे जाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि मालिक की अभी जरूरत है, तो मालिक यहाँ पे है नहीं। और ऊपर से जाओ के जो इंस्टिंक्ट थे वो चीख चीख कह रहे थे कि ये बंदा खतरनाक है, एक्सट्रीमली डेंजरस है, दूर रहो इससे। वहीं पे हम निफलिन के हाथों से एक वेपन निकालता हुआ देखते हैं, जैसे वुल्वरिन अपने क्लॉज निकालता है वैसे ही एक क्लॉज निकाल रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल स्टिक की तरीके था। लेकिन इसके बावजूद जब वो अपनी स्पीड दिखाता है तो जाओ के साथ साथ सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि वो इतनी तेजी से निकला था जैसे कि हवा को झोंका गया हो, और वो जाओ की गर्दन के ऊपर कट भी मारता हुआ गया था। ये तो जाओ रिफ्लेक्स की मदद से डॉज कर लिया, नहीं तो उसकी मुंडी पड़ी होती यहाँ पे। और जाओ को समझ में आ जाता है कि ये चीज खेल नहीं रही है, ये उसे मारने वाली है। इसलिए वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता और पूरी ताकत के साथ फाइट करता है। लेकिन इसके बावजूद निफलिन उसे ओवर पावर करते हुए पीछे घसीटते हुए जा रहा था। इसलिए जाओ मजबूरन भाड़ी की शक्ति इस्तेमाल करता है और अपने लेवल को चेंज करके दोनों हाथों से निफलिन के सर के ऊपर गड़ाम से अपनी पसली दे मारता है। लेकिन इसके बावजूद निफलिन हार मारने का नाम नहीं लेता और दोबारा जाओ के ऊपर स्ट्राइक मारता है, जिससे जाओ को समझ में आ जाता है कि ये मोटी चमड़ी का है। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मारने के बावजूद अगर उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा तो भागने में ही ज्यादा भलाई है। और पास अगर वो क्लोज कॉम्बैट में रहेगा तो फिर ये उसके लिए और भी ज्यादा यहाँ पे डिसएडवांटेज में रहेगा, क्योंकि वो फास्ट है और ऊपर से उसके पास वेपन भी है। इसलिए जाओ को भी एक वेपन की जरूरत है। इसीलिए जाओ भागते हुए सबसे पहले एरिना के एकदम आखिर में जाता है जहाँ पे जालियां थी, और निफलिन जैसे ही उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है तो उसका वेपन जाली में फंसता है, जिसके बाद वो उसे तोड़ देता है और उसी को एक डैगर के तरीके इस्तेमाल करते हुए निफलिन के गले के ऊपर स्ट्राइक मारता है। अटैक इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लीथल था। अगर वो एक और इसी तरीके का हमला कर पाए तो फिर शायद से वो यहाँ पे इसका खेल खत्म कर सकता है। लेकिन उतने में ही निफलिन यहाँ पे एक गैस को रिलीज करता है, जो कि उसका डिफेंस सिस्टम की तरीके था, और ऊपर से ये पॉइजनस गैस थी। जिसके बाद जाओ के ऊपर इसी तरीके से यहाँ पे हमले होने लगते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे गैस को कवर की तरीके इस्तेमाल करते हुए इधर उधर से जाओ की पीठ के ऊपर, गर्दन के ऊपर, हाथों के ऊपर स्लाइसेस मारते जा रहा था। वहीं पे जाओ खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा, तो क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा था कि कहां से हमला हो रहा है। इसलिए जाओ आगे से यहाँ पे तीसरी आंख का इस्तेमाल करता है, बेसिकली सेंसेस एंड फोकस का। वहीं पे थोड़ा सा ध्यान लगाने के बाद में वो यहाँ पे उसको यहाँ पे निफलिन का हरा कलर का ऑरा दिखने लगता है, जिससे उसे लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, और वो उसी साइड पे यहाँ पे उसके ऊपर हमला करता है। सबसे पहले वो उसके यहाँ पे हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को उसके धड़ से अलग कर देता है, और जब तक वो दर्द के झटके ले रहा था उतने में ही जाओ सीधा उसके मुंह के ऊपर हमला करता है। लेकिन अचानक से उसके दिल के ऊपर एक जोरों का झटका लगता है। ये वही झटका था जो कि बॉस ने बताया था कि मेरी पावर भाड़े पे इस्तेमाल ना करो, नहीं तो बॉडी एक्सप्लोड कर सकती है। ये वही वाला झटका था जिसे जाओ थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाता है। उतने में ही यहाँ पे निफलिन को मौका मिल जाता है और वो इजिली दूसरे हाथ से जाओ के वेपन को दूर फेंकता है और उसके ऊपर अपनी जीभ से हमला करता है, जो डायरेक्ट उसकी पसली के अंदर घुस जाती है। लेकिन जाओ दोबारा भाड़े की शक्ति इस्तेमाल करता है, ये कहते हुए कि ये खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे निफलिन की जीभ पकड़ता है और उसको तेजी से अपनी तरफ खींचता है और उसके मुंह को पकड़ के मेरा फेवरेट मुंह परफॉर्म करता है। दोनों जबड़ों को पकड़ो ऊपर नीचे से और पूरी ताकत के साथ उन्हें खींचो। जिसके बाद क्या होगा, मोस्ट ब्रूटल वे ऑफ शोइंग योर एंगर। जिसके बाद वो यहाँ पे निफलिन को बीच से चीर देता है, वो भी कमर तक। जिसके बाद हम लोग एरिना मालिक को देखते हैं, जिसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद जब वहां से धुआं हटता है तो इन लोगों को ये लग रहा था कि जाओ का खेल खत्म हो गया होगा, लेकिन ये लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि निफलिन का खेल खत्म हो गया है, वो भी ब्रूटल वे में। वहीं पे वो लड़की भी हैरान थे कि ये साला कैसे जीत गया। वहीं पे निफलिन का मुंह नीचे फेंकने के बाद में जाओ घूरते हुए सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को देखता है, क्योंकि अब इनकी फील्डिंग सेट होने वाली थी। वो पे बांस का मुंह बन गया था, क्योंकि उसने यहाँ पे सब कुछ लगा के उसे निफलिन को खरीदा था, लेकिन वो भी गया और एरिना के पैसे भी। इसके बाद जाओ को बताया जाता है कि वो टूर्नामेंट को जीत गया है, वो स्टाफ के पास आ सकता है अपना प्राइज मनी लेने के लिए। इसके बाद एरिना के बैक स्टेज का होता है, जहाँ पे जाओ को पैसे दिए जा रहे थे, जो कि पूरे टोटल पैसे थे 5,10,000। जाओ पैसे लेके जाने वाला था, उतने में ही बॉस यहाँ पे उससे कहता है कि तुम पैसे लेके नहीं जा सकते। जिसके बाद यहाँ पे मालिक उसे बताता है कि तुम अकॉर्डिंग यहाँ पे एरिना के हिसाब से पूरे पैसे लेके जा सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ यहाँ पे 1,10,000 लेके जा सकते हो। जाओ उसे कहता है ये कौन सा गुड़ा भाग हुआ। जिसपे मालिक उसे बताता है कि उसकी वजह से जितने भी उसके कॉन्ट्रैक्ट फाइटर थे वो सभी भाग गए हैं, और ऊपर से जाओ ने उसके एक आदमी को भी मार दिया है। उन लोगों ने यहाँ पे उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद उसने एग्रीमेंट को तोड़ दिया, इसलिए उसको यहाँ पे कंपनसेशन देना पड़ेगा। जाओ उसे कहता है अच्छा। जिसके बाद वो अपनी लॉ की डिग्री झाड़ते हुए कहता है तुमने कभी नहीं बोला था कि एक्स्ट्रा
मैचेस होंगे। ये मुझे अच्छे से पता था कि जब मैं स्टेज पे आया था कोई भी सवाल जब यहाँ पे एडिटिटी से नहीं होंगे जिसका मतलब डायरेक्ट है कि ये लाइफ एंड डेथ एग्रीमेंट होगा। इसलिए अपोनेंट को मारना या फिर छोड़ देना कुछ भी मायने नहीं रखता है। इसलिए अपोनेंट मरेगा या जिएगा सिर्फ फाइटर के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद वो उन लोगों से हिंदी में बता देता है कि वो पूरे के पूरे पैसे लेके जाएगा, चवन्नी तक वो कम नहीं करेगा यहाँ पे। तो बॉस आगे से कट्टा बाहर निकाल लेता है, ये कहते हुए बहस करोगे मेरे साथ। तो जाओ उसके हाथ को पकड़ता है और गन के साथ उंगलियों को भी मसलते हुए कहता है रोक सकते हो तुम मुझे। ऑफ कोर्स बॉस की चीख निकल जाती है, सकी उंगलियों का पापड़ जो बन चुका था। इसके बाद वो सभी लोग जॉन विक वाले स्टाइल में जाओ के ऊपर कट्टा तान देते हैं हर एक तरफ से, जिसपे जाओ आगे से कहता है मादर फादर। जिसके बाद हर तरफ से सिर्फ गोलीबाजी की आवाज आ रही थी। वहीं पे वो लोग जब ऊपर देखते हैं तो फिर एक बॉडीगार्ड उड़ते हुए बाहर आके गिरता है। साफ पता चलाता है फ्लाइंग किक पड़ी है मुंह के ऊपर। जिसके बाद हम लोग अंदर का हाल देखते हैं तो फिर जाओ सबको खर्चा पानी दे रहा था अलग अलग एंगल से, और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो उनको मुंह से पकड़ता और दीवार में दे मारता और साथ ही में अपने लिए रास्ता बनाते हुए जाता। वहीं पे वो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, कहते हुए ये जाना नहीं चाहिए साला किसी भी कीमत पे। वहीं पे जाओ के हालात काफी ज्यादा खराब थे। एक तो उसकी हार्ट बीट कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है पहाड़ी पी ली गई ताकत की वजह से, और ऊपर से जो पसली के ऊपर दाग लगा था जीप की वजह से वो कुछ ज्यादा ही गहरा होते जा रहा था, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा थका हुआ है, ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएगा। उतने में ही वो लड़की जाओ को पकड़ती है और अंदर गली में खींच लेती है, और वो लोग जाओ को नहीं ढूंढ पाते तो आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पे जाओ को शुरुआत में यही लगता है कि ये भी पैसों के पीछे है, लेकिन वो साफ बता देती है कि अपनी ताकत बचा के रखो, मुझे एक सीक्रेट रास्ता पता है जहाँ से तुम सेफली बाहर निकल जाओगे। जिसके बाद वो जाओ को एक सीक्रेट रास्ता बताती है, ये कहते हुए जल्दी निकल जाओ इससे पहले कि वो लोग पूरे एरिया को घेर ले। जाओ उसे कुछ पूछना चाहता था लेकिन वो खुद बोलती है कि जल्दी जाओ, तो उसे शुक्रिया बोल के तुरंत यहाँ से निकल जाता है। तभी उस लड़की के पास उसके कोऑर्डिनेट्स की तरफ से कॉल आता है जो कि उससे कहते हैं कि तुम फिर गेड़िया मारने के लिए निकल गई। लेकिन वो लड़की आगे से बताती है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट है जो वो ग्रैंडपा को बताना चाहेगी, उसे यहाँ पे कुछ अजीब चीज मिली है। इसके बाद हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि अपने घर पे आता है और पैसों को साइड में फेंक के अपने दिल को पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बढ़ती हुई जा रही थी इसलिए उसका दर्द भी बढ़ते हुए जा रहा था। इसके बाद वो डायरेक्ट वहीं पे ही बेहोश हो जाता है और आखिर में हमें यहाँ पे सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिसके लिए मैं तरस रहा था। जाओचन का सारा डेटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो तुम देख लो, मैं नहीं दिखाने वाला। जिसके बाद हम लोग जाओ को देखते हैं और जाओ यहाँ पे अपना वाला फ्लैशबैक देख रहा था जहाँ पे जाओ की मदर उसे बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, 2-3 सालों में ठीक होने लगेगी, लेकिन मेरी बीमारी असल में 2-3 सालों में और भी ज्यादा खराब हो गई है और मेरे पास ज्यादातर सिर्फ 2 ही साल बचे हुए हैं जिंदा रहने के लिए। जहाँ पे जाओ की मदर उसे बताती है कि वो सच में उसे दोबारा देखना चाहती थी, उसको बड़ा होते हुए, उसकी शादी होते, उसके बच्चों को देखते हुए, उसके चेहरे को दोबारा चुनना चाहती थी, लेकिन अब तो उनके पास वो ताकत भी नहीं बची है कि वो ठीक से खड़े भी हो पाए। जिसके बाद वो अपना दम तोड़ देती हैं वही बोलते हुए कि मॉम्स लव्स यू, वेरी वेरी लव यू, स्पेशली लव्स यू। और बाय द वे जाओ की मदर ने ये फोन के जरिए बोला था, मतलब उस टाइम पे जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी जाओ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था काम की वजह से शायद। इसलिए जाओ को जब पता चला कि उसकी मदर नहीं रही तो वो काफी ज्यादा निराश हुआ था खुद के ऊपर ही कि वो आखिरी समय में भी अपनी मदर के साथ में नहीं था। और इसी फ्लैशबैक को याद करते हुए उसकी आंखें खुल जाती हैं। जिसके बाद वो खड़ा होता है और जाओचन के घर को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है, वो बस सपना देख रहा था। जिसके बाद आधा दिन गायब रहने के बाद बॉस भी यहाँ पे आ जाता है जो कि उससे पूछता है उठ गए तुम। जिसपे जाओ उसे कहता है कि यार इतने दिनों से कहाँ गायब थे तुम। इस पे बॉस कहता है कि अलग जगहों पे जाना पड़ता है और वहाँ पे भी काम रहता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो तुम पहले ही बेहोश पड़े हुए थे, तुम तो साला इतने बुरे हालातों में थे कि 2 दिनों तक तो मैं घूमे उड़ता रहा, मुझे लगा कि तुम्हारा हो गया भैया, तुम निकल लिए यहाँ से। इसके बाद जाओ बॉस को पूरी कहानी बताता है कि वो एरिना के अंदर गया हुआ था पैसे कमाने के लिए, कि उसने कैसे पावर का इस्तेमाल किया और कैसे यहाँ पे उसका निफिलन के साथ में सामना हुआ था और कैसे उसने यहाँ पे जाओ की आंखें बाहर निकाल ली थी। इतना सब सुनने के बाद में बॉस उल्टा जाओ के ऊपर ही चिल्लाने लगता है, ये कहते हुए कि मैंने बोला था कि उल्टा सीधा तरीके से मेरी पावर्स का इस्तेमाल ना करना, अगर तुम मारे जा चुके होते तो फिर मैं क्या करता। जाओ आगे से कहता भी है कि उसने यहाँ पे जरूरत पड़ने पे ही इस्तेमाल किया, बस वो ठीक से काम नहीं किया। इस पे बॉस उसे कहता है तुम्हें लगता है अगर तुम मारे गए तो फिर मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकता हूँ, तुम्हें मैं बता दूं कि ये तुम्हारी आखिरी इच्छा थी जो मैंने पूरा किया था और इसे पूरा करने के लिए मेरी काफी ज्यादा ताकत इस्तेमाल हो गई थी, इसलिए अगर तुम्हारी दोबारा टिकट कटती है तो मैं तो तुम्हें नहीं बचाऊंगा और तुम पहले ही मर के जिंदा हो चुके हो, इसलिए इस लाइफ को वैल्यू दो थोड़ा सा। जिसपे तो जाओ भी हैरान था कि ये हरामी ऐसी बातें भी बोलता है कि मोटिवेट भी करता है लोगों को। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि हाँ वो इस लाइफ को यहाँ पे थोड़ा सा चेरिश करेगा। इसके बाद बॉस यहाँ पे जाओ को ये बता देता है कि तुम जिस मॉन्स्टर से भिड़ के आए हो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे इस वर्ल्ड से बिलोंग करता है, ये तुम्हें आगे पता चलेगा कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। आगे जाके डंजन वाला सिस्टम भी आ जाएगा इसमें, सबर चाटो बस तुम्हें इसमें सब कुछ मिलेगा। जाओ आगे से कहता भी है कि कहीं से भी आया हो साला, मैं थोड़ी ना उस दोबारा जगह पे जाने वाला हूँ। इसके बाद वो यहाँ पे उस लड़की के बारे में भी सोचता है कि वो कौन थी भाई, हालांकि बाद में वो उसको भी छोड़ देता है, ये कहते हुए ले लो आप पे ध्यान बरो साला वो जरूरी है सबसे ज्यादा। लेकिन उसके बाद उसे पैसों का ध्यान आता है, जिसके बाद वो भागते हुए पैसों को जाता है और कस के पकड़ लेता है, चेक करने के बाद में कि असल में माल भरा पड़ा हुआ ही है। बॉस उससे भी कहता है कि तुम इन कागजों के लिए वहाँ पे मरने के लिए गए थे क्या। जिसपे जाओ आगे से उससे बोलता है तुम्हें नहीं पता है कि ये कागज कितने ज्यादा कीमती है मेरे लिए, इनकी बदौलत ही जिंदा रहूंगा, किस्तें कटती है मेरी। इसके बाद जाओ को यहाँ पे अपनी चोटों के बारे में याद आता है, छोटे मोटे चीटे तो
अपने आप ही ठीक हो गई थी, लेकिन जो उसकी पसली के पास में लगा हुआ था वो कुछ ज्यादा ही गहरा था, तो वो हील होने में टाइम लग रहा था और साथ में उसे इन्फेक्शन का भी खतरा था। तो वो डॉक्टर को देखने के लिए निकल जाता है हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर उस घाव को चेक करता है और उसे बताता है कि घाव तुम्हारा एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ही ठीक हो रहा है। और वो जाओ से भी पूछता है कि घाव इस तरीके से हील नहीं होते नॉर्मल लोगों के, तुम पक्का एक स्कॉलर होगे। जिसपे जाओ आगे से बताता है कि हाँ वो एक ओरेकल है। तो डॉक्टर को जैसे ही पता चलता है कि जाओ यहाँ पे एक ओरेकल है, तो वो उसको यहाँ पे अपनी स्कीम चिपकाने लगता है। ये कहते हुए ये खरीद लो, तुम्हें कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जाओ आगे से कहता है किस्तें कटवानी है, नहीं है पैसा मेरे पास। तो डॉक्टर अगली स्कीम देने लगता है। ये कहते हुए ये वाले लो, ये महंगाई में भी कम नहीं होगी। हालांकि जाओ उसको भी मना कर देता है और यही सोचता है अच्छा उस मॉन्स्टर की टंग यहाँ पे पॉइजनस नहीं थी, तो फिर उसे इन्फेक्शन हो जाता। हालांकि जाओ को ये भी समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी आंखें क्यों जल रही हैं। तो मेरे डॉक्टर जाओ को यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन वाली गोलियां देना चाहता था। तो जाओ जब उन गोलियों को देखता है तो वो गोलियां चमक सी रही थी। वो डॉक्टर से पूछता भी कि ये चमक क्यों रही हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि वो चमक देख नहीं पा रहा है, ये खास तरीके की एंटी इंफ्लेमेटरी वाली गोलियां है जो कि खास ओरेकल्स के लिए ही बनाई गई है। लेकिन जाओ को साफ साफ वो चमक दिखाई दे रही थी, उसे पता था कि वो इन्हें अच्छे से देख पा रहा है। तो डॉक्टर अगली स्कीम उसे चिपकाने लगता है। ये कहते हुए शायद से तुम्हें भ्रम हो रहा है, ये दवाई भी लेते जाओ, ये खास तरीके का प्रोग्राम है, तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि जाओ उसे भी मना कर देता है क्योंकि उसे ये लाइट हर जगह से आती दिखाई दे रही थी, यहाँ तक कि नॉर्मल लोगों से भी। वो जाओ को थोड़ा थोड़ा समय लगता है समझने में कि उसे ये लाइट इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो एक ओरेकल बन गया है। और उसे धीरे धीरे ये भी समझ में आ रहा था कि जो लाइट है बेसिकली जो रोशनी उसे दिखाई देती है वो ये भी बता देती है कि यहाँ पे लेवल कितना है उस पर्सन का। ऑर्डिनरी लोगों की जो लाइट होगी वो एकदम जिमली जिमली से रहेगी, लेकिन अगर इसी ओरेकल की लाइट है तो वो एकदम गाढ़ी गाढ़ी रहेगी। इसके बाद वो यहाँ पे निल्फन की उस लाइट को याद करता है कि उसकी भी बढ़िया थी। बेसिकली वो भी यहाँ पे सेकंड लेवल का ओरेकल जो था, जिसे जाओ को काफी ज्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि वो इस वजह से यहाँ पे पता लगा सकता है कि कौन से एनिमी का कितना लेवल है। वो भी इस वजह से जाओ को ये भी पता चल जाएगा कि वो कितने ज्यादा यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि एक की फीचर होता है यहाँ पे ओरेकल्स के लिए, क्योंकि वो ओरेकल्स यहाँ पे स्टार एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग बनते हैं। उतने में ही यहाँ पे जाओ के बगल से एक बंदा बाहर निकलता है जिसकी जो स्टार एनर्जी थी वो काफी ज्यादा हाई थी। जाओ उसे देखते ही समझ आता है कि ये पक्का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है। वहीं पे जो दूसरा बंदा था उसे भी कहीं ना कहीं पता चल गया था कि उसे अभी यहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया है, लेकिन जब वो चेक करता है तो फिर यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं था। लेकिन बाद में उस बंदे को यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेटर से पता चलता है कि अपने मिशन पे ध्यान दो, हम लोग एलियन स्टार को ढूंढने के लिए आए हैं, उसे ढूंढ के निकालो। इस पे वो बंदा आगे से बताता है कि वो यहाँ पे इतनी दूर से इसीलिए आया है ताकि वो उस लिटिल पर्सन को ढूंढ सके और वो कुछ टाइम के लिए इस कंट्री में ही रहने वाला है। जिसपे उसका कोऑर्डिनेटर उसे हिंदी में समझा देता है अगर वो तुम्हें मिल भी जाए तो भी सिर्फ चुपचाप हमारा कहना मानना, हमें नहीं पता कि वो एनिमी है या फिर एलआई, इसलिए सीधा सिर्फ कॉन्टैक्ट के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। बॉस ने बताया कि वो एलियन स्टार यहाँ पे हिस्ट्री को बदलने के लिए चेंजिंग पॉइंट होगा। जिसपे वो बंदा अपने ग्लासेस उतार के कहता है कि अगर वो एलियन स्टार एनिमी हुआ तो वो उसे कुचल के रख देगा। बाय द वे ये ए रैंक का थीफ है और इसका नाम है आमिर। हाँ अजीब लग रहा होगा, बाय द वे आमिर खान चाइना में फेमस है तो हो भी सकता है नाम इसका। खैर इसके बाद जाओ यहाँ पे स्कूल के अंदर एंट्री मारता है तो प्रिंसिपल उसे धर दबोचता है गली में ही और उसे पूछता है राजा जी इतने दिनों तक थे कहाँ पे आप, बताने का कष्ट करेंगे। जिसपे जाओ क्या ही बताता है कि वो इलीगल फाइट कर रहा था, वो यही बोलता है कि किसी जरूरी काम की वजह से वो आ नहीं पाया। जिसपे प्रिंसिपल उसे कहता है कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई इशू तो नहीं है। जिसपे जाओ पूछता है कि आपको कंपटीशन की चिंता है क्या कि मैं पीछे ना हट जाऊं। प्रिंसिपल आगे से बताता है कि ऐसा नहीं है, मुझे बस यही लग रहा है कि तुम्हें कोई परेशानी है जो तुम बताना नहीं चाहते। तुम्हारे पास बढ़िया टैलेंट है, भले ही तुम कंपटीशन के लिए मना कर दो लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वैसे भी एकेडमी का मेन पर्पज यहाँ पे एक कंपटीशन को जीतना नहीं बल्कि एक अच्छे टैलेंट को सपोर्ट करना है। इस पे जाओ बताता है कि वो एकदम भला चंगा है और वो कंपटीशन के अंदर भी हिस्सा लेगा। प्रिंसिपल उससे कहता है चुपचाप इलाइट क्लास के लिए निकल जाओ, अभी की अभी दिखाई ना दो यहाँ पे। इसके बाद जाओ इलाइट क्लास में दोबारा आता है तो फिर से साउजिया उसके पास में आते हैं जो कि उसे ये पूछते हैं कहाँ थे भाई, मुझे लगा कि तुम मर गए। इसमें जाओ भी आगे से कहता है कहाँ है भैया, भरी जवानी मारे दे रहे हो। उतने में से अपने पास से अपना एटीएम कार्ड बाहर निकालता है और जाओ को बताता है कि साउजिया उसने यहाँ पे पैसे मिला के उसके लिए 3 लाख इकट्ठा कर दिए हैं, अब वो अपनी मनपसंद की कॉम्बैट टेक्निक यहाँ पे खरीद सकता है। जिसपे जाओ काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था क्योंकि उसने कैजुअली बोला था पैसों के लिए, लेकिन इन लोगों ने सीरियस ले लिया। इसलिए जाओ पैसे मना कर देता है कहते हुए कि उसे बाद में मिल गया था, इसलिए वो लोग पैसे वापस ले सकते हैं। लेकिन वो लोग अभी भी पैसे देते हुए कहते हैं कि तुम बाद में ले लेना भाई, कुछ तुम्हें काम आ जाए। उतने में वेन हाउ भी यहाँ पे आता है जो कि यहाँ पे साओ को पैसे देने के लिए आया था क्योंकि उसने बेन की बातें सुन ली थी। हालांकि ये कम ही दे रहा था लेकिन फिर भी देना मायने रखता है। जाओ उसे कहता भी है कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव करने की जरूरत नहीं है और साउजिया उसे कहती है कि तुम हमारी टीम में घुसना चाहते हो क्या। जिसपे वेन हाउ आगे से बताता है कि वो शुरुआत में तो माफी मांगना चाहता था क्योंकि उसने गलत बर्ताव किया था, उसे लगा कि जाओ यहाँ पे करेक्शन की वजह से आया है, लेकिन सन ने यहाँ पे सारी चीजें समझाती है तो वो माफी मांगना चाहता है और उनका दोस्त बनना चाहता है। जिसपे साउजिया जाओ से पूछती है कि हम इसका क्या करें, अंदर आने दे फिर भगा दे, तुम्हें इसे हराया है। इस पे जाओ कहता है ले लो भाई, मैं किसी का बुरा नहीं मानता। इसके बाद वो लोग वेन हाउ को भी अपनी टीम के अंदर ऐड कर लेते हैं। वही पे जाओ इनकी दोस्ती देख के काफी ज्यादा खुश होता है और उसे खुशी थी कि वो जिंदा बच गया, नहीं तो वो दोबारा इनसे मिल भी ना पाता। इसके बाद हम लोग जाओ को
ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं और वो हमें बता रहा था कि स्टार एनर्जी और लेवल अप यहाँ पे कैसे काम करता है। ये बिल्कुल स्पिरिचुअल एनर्जी के तरीके ही काम करता है। स्टार एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो और जितना ज्यादा यहाँ पे तुम्हारा एब्जॉर्प्शन हाई होगा उतना जल्दी जल्दी तुम्हारा लेवल अप बढ़ेगा। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन रेट रहता है वो काफी ज्यादा ट्रिकी रहता है। अगर तुम्हारी बॉडी स्टार एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा लेवल कितना है वो बढ़ेगा ही नहीं। एक तरीका ये भी है जिससे तुम अपने एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा सकते हो और वो है इंटेंस एक्सरसाइज करना। जैसे एब्जॉर्प्शन रेट यहाँ पे बढ़ सकता है, लेकिन इंटेंस ट्रेनिंग और अच्छे गियर पहनने के बावजूद उसका एब्जॉर्प्शन रेट काफी ज्यादा कम था। और हाँ, अगर स्टार एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक स्टोर रहती है, वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती, तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। मतलब टाइम लिमिट है, तुम्हारी बॉडी को उतने टाइम के अंदर ही पूरी स्टार एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, नहीं तो कितनी भी अंदर खींच लो कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए कई सारे लोग हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में सिर्फ वन लेवल पे अटके रह जाते हैं। और यही चीज जाओ के लिए परेशानी बन रही थी, क्योंकि अगर उसने जल्दी यहाँ पे अपने एब्जॉर्प्शन रेट को बूस्ट करने का तरीका नहीं ढूंढा तो वो भी यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए अटका रहेगा। उतने में सन उसके पास आता और उससे बोलता है इस तरीके से भागना बोरिंग होगा ना, चलो चल के थोड़ी सी स्पारिंग करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस का नाम सुनते ही जाओ को याद आता है कि जब वो यहाँ पे एवलन के साथ में फाइट कर रहा था तब उसका यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन का रेट था वो काफी ज्यादा हाई हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे इंटेंस माहौल था तो उसकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी और उसका कंजम्पशन भी हाई था। जिससे हजाओ को एक बढ़िया आइडिया आता है और वो सन से कहता है कि सभी लोगों को बुला लाओ। जिसके बाद हम लोग साउजिया को देखते हैं जो कि अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी और साथ ही में सन को भी, और वो भी अपनी कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद वो दोनों मिल गए यहाँ पे जाओ के साथ फाइटिंग मैच कर रहे थे, जहाँ पे जाओ 1 वर्सेस 2 कर रहा था। साथ ही में वो लोगों को गाइड भी कर रहा था कि इस तरीके से तुम्हें अपना बैलेंस बनाना और कैसे क्या करना है। और 1 घंटे तक प्रैक्टिस करने के बाद में वो उन लोगों से कहता है कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। जिस पे साउजिया आगे से कहती है कि जब उसने बोला था कि वो 1 वर्सेस 2 करने वाला है, उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसे छू भी नहीं पाएंगे। प्रोफेसर आगे से कहता है कि ये मेथड काफी ज्यादा बढ़िया है, जहाँ पे वो लोग बिना किसी दिक्कत के अपनी पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उन दोनों का बारी खत्म हो जाता है तो फिर वेन हाउ की बारी आती है। कहता है कल्ला नंबर मेरा बा। इसके बाद वो भी जाओ के साथ यहाँ पे फाइट करता है। वहीं पे ये मेथड काफी ज्यादा अच्छे से काम किया था, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट काफी ज्यादा बढ़ गया था। वहीं पे जाओ को ये भी यकीन था कि समय के साथ साथ ये भी लोग भी अपने लेवल को बहुत ही जल्दी जल्दी अप कर लेंगे। वहीं पे जाओ का भी एब्जॉर्प्शन रेट काफी ज्यादा हाई था और वो सोचता है कि शायद से अब वो इस मेथड का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता है। जाओ हम लोगों को बताता है कि ऑर्डिनरी लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ पे जो सस्ता प्रोटीन बनाया जाता है, तो फिर उसकी जो एनर्जी रहती है वो काफी ज्यादा डाइल्यूटेड रहती है, यानी कि लो रहती है। अगर तुम्हारी फिजिकल क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है तो फिर तुम्हारा एब्जॉर्प्शन रेट वो भी बढ़िया होगा, लेकिन अगर वो एवरेज है तो फिर एब्जॉर्प्शन रेट भी काफी ज्यादा लो होगा। इसलिए अगर तुम 1000 बोतलें भी पी लो, इसके बावजूद तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन जाओ को पता चला था जो वो भाड़े की शक्ति यहाँ पे बॉस से लेता है, वो स्टार एनर्जी यहाँ पे काफी ज्यादा डेंस रहती है किसी भी डाइल्यूटेड सप्लीमेंट के मुकाबले में। अगर वो अपनी अभी की एबिलिटी के साथ उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसकी बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट कर जाएगी। लेकिन अगर वो यहाँ पे फ्लो को कंट्रोल कर ले और उतना ही एब्जॉर्ब करे जितना वो कर सकता है, तो फिर वो यहाँ पे भाड़े की शक्ति से भी अपने आप को यहाँ पे लेवल अप करवा सकता है, वो भी परमानेंट, जो कि सबसे ज्यादा क्विकेस्ट तरीका होगा खुद के लेवल अप को करने का। जिसके बाद जाओ यह मेथड इस्तेमाल भी करता है और भाड़े की शक्ति यहाँ पे लेता है। जिसके बाद जाओ भाड़े की शक्ति लेता है और धीरे धीरे करके उसे यहाँ पे कंप्रेस करता है और उतने अमाउंट में लेके आ जाता है जिसको वो यहाँ पे इजिली एब्जॉर्ब कर सके। जिसके बाद जैसे उसे एब्जॉर्ब करना शुरू करता है तो थोड़ी सी ही मात्रा उसके लिए काफी ज्यादा थी, इतने से ही उसकी बॉडी एक बार में ही हीट अप हो गई थी और वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे फूट भी सकता था अगर उसने जल्दी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं किया तो। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके भाड़े पी ली गई शक्ति को यहाँ पे एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और जब वो यहाँ पे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जो उसने कम मात्रा में ली थी, तो उसे यहाँ पे उस एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। और उसने जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज की थी वो काफी ज्यादा थी, इसीलिए सभी लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाता है और वो लोग भी हैरान थे कि ये कौन सा खेल खेल रहा है भाई, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। उतने में भी बॉस यहाँ पे भागते हुए आता है जो कि पूछता है क्या वो भाई, हगने बैठा अचानक से आवाज आ गई। तो वो भी ये देख के हैरान हो जाता है कि जाओ ने यहाँ पे उसकी स्टार एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। जाओ उसे बताता है कि हाँ, उसने यहाँ पे भाड़े पी ली गई शक्ति को एब्जॉर्ब कर लिया और उसे हैंडल भी कर लिया इजीली। जिसपे तो बॉस भी हैरान था कि इसने यहाँ पे मेरी स्टार एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये मरा भी नहीं। और वो सोचता है कि साले तू ही तो मेरा डेस्टिनेटेड पॉइंट नहीं है, क्योंकि ऑथर ने बताया है कि स्टार एनर्जी सप्लीमेंट कैसे बनाया जाता है। तो मैं भी बता दूं कि डंजन के अंदर मिले हुए क्रिस्टल या फिर ग्रास से बनाया जाता है या फिर कुछ भी जिसके अंदर स्टार एनर्जी रहती है, जिसके बाद उसे रिफाइन करके यहाँ पे बेचने के लिए दे दिया जाता है। ये तुम्हारी बॉडी को हील भी कर सकते हैं, माना को भी रिफिल कर सकते हैं और स्टार एनर्जी और फिजिक का रिश्ता तो तुम्हें पता ही है। जिसके बाद जाओ यहाँ पे बॉस से पूछता है कि तुमने भी मुझे कुछ बोला क्या, तो बॉस उसे कुछ भी नहीं बताता डेस्टिनेटेड पॉइंट के बारे में। जिसके बाद टीचर भी यहाँ पे भागते हुए आता है जो कि उसे पूछता है कि भाई क्या हुआ भाई, एनर्जी फ्लो काफी ज्यादा बढ़ गया था। जिसपे वो लोग आगे से ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे जाओ की वजह से हुआ था। वही टीचर जब यहाँ पे जाओ की एनर्जी फ्लो को देखता है तो वो भी दंग रह जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा था। जिसके बाद जब वो लोग जाओ के यहाँ पे लेवल को चेक करते हैं तो वो 3rd लेवल पे जा चुका था, जिसको देख के टीचर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो भागते हुए प्रिंसिपल को बताने के लिए जाने लगता है। वही पे साउजिया उसे पूछती है कि तुमने इतना जल्दी कैसे किया, मुझे भी बताओगे क्या।
जिसपे जाओ आगे से यही कहता है कि बस ट्रेनिंग की और कुछ भी नहीं, और वो मन के अंदर सोचता है बता भी तो भी नहीं कर पाओगे, भाड़ी की शक्ति सिर्फ मुझे ही मिली है गुलाम बनने पे। वह पेशन के तो भाई तोते उड़ गए थे, वो पूरा हैरान था, जिसके पीछे से बस यही आवाज आ रही थी एसीपी प्रद्युम्न की आवाज में, ये क्या बक रहे हो हमसे। खैर इसके बाद वो लोग अपना प्रैक्टिस में लग जाते हैं और जाओ यहाँ पे घर के लिए निकल जाता है। वो पे बॉस यहाँ पे जाओ से कहता है कि तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि अगर तुम ताकतवर बनोगे तो ही तो मुझे काम मिलेगा। जिसपे जाओ आगे से बताता है कि वो दोबारा भाड़े पे शक्ति नहीं लेगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर पहले ही भरी पड़ी हुई है, जिसको उसने अभी तक एब्जॉर्ब नहीं किया है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, और जब वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो यहाँ पे लेवल 4 पे आ जाएगा। जिसके बाद महीने इसी तरीके से बीतते रहते हैं और जाओ इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहता है, और एक देखते ही देखते एक्सचेंज टूर्नामेंट हो जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं सऊदी और बाकी सब लोग पहले आते हैं और ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे यहाँ पे एक्सचेंज टूर्नामेंट वेन्यू को देख के। और पे वैन हाउस जाओ से पूछता है क्या वो रेडी यहाँ पे लेवल 4 के मैचेस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि लेवल 3 और लेवल 4 के बीच में जो गैप रहता है वो इतना भी ज्यादा नहीं रहता है, अगर वो लोग थोड़ा सा ट्राई करे तो फिर शायद से वो लोग यहाँ पे उनको भी हैंडल कर सकते हैं। जिसपे जाओ आगे से कहता है कि प्रिंसिपल ने बोला है कि हमें जीतना हारना मायने न रखता, अगर वो पार्टिसिपेट ही करते हैं वही काफी ज्यादा है, इसीलिए अगर वो खतरे में होगा तो वो तुरंत यहाँ से कल्टी मार लेगा। वो पे अब इन लोगों को अलग होना था, क्योंकि ये तीनों यहाँ पे लेवल 3 पे थे, तो ये लोग 3 वाले मैच पे जाएंगे। वो पेजाओ ने लेवल 3 पे होने के बावजूद लेवल 4 पे किया था, इसलिए वो यहीं पे ही रुक के फाइट करेगा। इसके बाद वो लोग बाय साय बोलते हैं और अलग चले जाते हैं, और जाओ भी रेडी होने के लिए निकल जाता है। इसके बाद अगला सीन वीआईपी स्टैंड्स का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल और टीचर को पहली बार जगह में आने को दिया जा रहा था, क्योंकि अब तक ये लोग सिर्फ लेवल 3 के ही टूर्नामेंट्स के अंदर हिस्सा ले रहे थे, इन लोगों ने कभी भी लेवल 3 या फिर 4 में हिस्सा नहीं लिया था। उतने में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल का यहाँ पे पुराना दोस्त आता है, जो कि एक और किसी हाई स्कूल का ही प्रिंसिपल है, और ये दोनों मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो प्रिंसिपल के दोस्त का नाम यहाँ पे मिंग युवान है, और वो भी काफी ज्यादा खुश था कि प्रिंसिपल ने यहाँ पे लेवल 3 के लिए अप्लाई किया है। वो मिंग युवान आगे से बताता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है उसके लिए यहाँ पे ये बैटल काफी ज्यादा फियर्स होने वाला है, काफी ज्यादा खतरनाक रहेगा। उतने में हम लोग देखते हैं कि किसी दूसरे स्कूल का भी कोई यहाँ पे आता है, जो कि आते ही प्रिंसिपल और उनके दोस्त की बेइज्जती करने लगता है। प्रिंसिपल भड़के हुए थे, लेकिन यहाँ पे मिंग युवान उन्हें रोक देता है, ये कहते हुए कि ये लोग साला पिछले कई सारे टूर्नामेंट्स जीतते हुए आए हैं, इसलिए इन लोगों के साथ बहस करने का कोई भी फायदा नहीं है। जिसपे प्रिंसिपल आगे से कहते हैं कि वो तो पास्ट था ना, इस बार पता नहीं कौन जीतेगा। जिसपे सॉन्ग वाक अकेडमी का जो प्रिंसिपल था वो आगे से कहता है भौंक ही पाओगे, कुछ दिखा नहीं पाओगे। वो भी टीचर काफी ज्यादा परेशान थे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो लोग पहली बार इस तरीके की हाई लेवल के टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा ले रहे थे। तो प्रिंसिपल उससे पूछते हैं कि तुम हमारे स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचते हो। इस पे टीचर ऑफ कोर्स उनकी तारीफ करता है, खासकर जू के बारे में, ये बोलते हुए कि वो किसी भी यहाँ पे एलाइड स्कूल के स्टूडेंट से कम नहीं, जिसे भर भर के सप्लीमेंट दिए गए हो, सस्ते वाले प्रोटीन। इस पे प्रिंसिपल आगे से कहता है कि बस उन्हें यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के ऊपर विश्वास रखना है। तो इसके बाद हम लोग टियान टियान को देखते हैं, जो कि जाओ को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आई हुई थी अपने स्कूल का झंडा लेके। वह भी ये काफी ज्यादा नर्वस थे, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके की जगह पे आई हुई थी। इसके बाद हमें टूर्नामेंट के 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टियान टियान को जाओ की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि जब से वो इलाइट क्लास के अंदर ट्रांसफर हुआ था तब से टियान टियान ने उसे देखा नहीं था। वहीं पे उसको ये बात भी चिंता हो रही थी कि यहाँ पे अब जाओ तो एक सुपरस्टार बन चुका है, और वो उन लोगों को यहाँ पे 4 लेवल के टूर्नामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेट भी करने वाला है। वो कहाँ यहाँ पे उन लोगों के साथ अब बात करेगा। उतने में उसका पैर फिसलता है, तो यहाँ पे जाओ उसे गिरने से बचा लेता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ भैया, ठीक ठाक हो। जिस पे वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं, और जाओ यहाँ पे बैटरी की मदद भी करता है। तो टियान टियान उससे कहती है कि उसे ये लगा कि अब वो उसके साथ बात नहीं करेगा, क्योंकि वो स्पेशल क्लास के अंदर जा चुका है। जिस पे जाओ बत्तीसी दिखाते हुए यही बोलता है, वी आर ऑलवेज दी फ्रेंड, और ये बात कभी भी नहीं बदलेगी। इसलिए टियान टियान काफी ज्यादा खुश हुई थी। खैर इसके बाद सभी पार्टिसिपेंट को स्टेज पे बुलाया जाता है, तो सभी लोग आ रहे थे, ऑफ कोर्स ये भी आएगा। वह फिर टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए यहाँ पे एक खास आइडल को भी बुलाया गया था, जो काफी ज्यादा फेमस थी, इसलिए ऑर्डिनरी लोग तो उसे ही देख के खुश हो जाते हैं। खैर इसके बाद वो आइडल यहाँ पे सभी लोगों को पूरी तरीके से अपने टूर्नामेंट से बताती है, और यहाँ पे नियम सियम समझा रही थी। नियम बेशक सिंपल है, सामने वाले को धर के कूट दो, अगर वो खड़ा नहीं हो पाया तो तुम जीत गए, और इसी तरीके से तुम्हें धर के कूटते हुए जाना है जब तक तुम्हारे सामने कोई आखिरी बंदा नहीं बचता, जिसके बाद तुम टूर्नामेंट जीत जाओगे। 1v1 मैच होगा, कोई भी टीममेट वाला बवाल नहीं है, सिंपल से रूल हैं। ऑफ कोर्स तुम कॉम्बैट टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हो, और अपनी नेचुरल टैलेंट स्किल्स का भी, ये तुम्हें आगे पता चलेगा कि ये बवाल क्या है। फिर इसके बाद वो आइडल यहाँ पे उन लोगों को अपने खास गेस्ट से मिलवाती है, जो कि मास्टर बायुवे थे, और खास इन्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है, और इन्हें यहाँ पे खास बुलाया गया क्योंकि ये एस रैंक के यहाँ पे एनवी थे। जिसके बाद अपनी स्किल्स का जलवा दिखाते हैं और अपनी एक उंगली से इशारा करते हैं, तो फिर यहाँ पे जो एरिना था वो उंगली से बाहर निकल आता है। ये थी ताकत इनकी। टेलीकिनेसिस तो उनके खून में दौड़ रहा है एस रैंक का बनते ही। इसके बाद स्टेज के अंदर से कुछ पिलर्स भी बाहर निकलते हैं, जिनके ऊपर यहाँ पे खास तरीके के क्रिस्टल्स थे। वहीं पे जाओ बायुवे की स्ट्रेंथ को देख के यही बोलता है कि उन्होंने सही बोला था कि एस रैंक की जो स्ट्रेंथ होती है वो गॉड लाइक स्ट्रेंथ होती है।
लेकिन हम लोग बॉस को देखते हैं जो कि यहाँ पे बायोवे से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता। वो तो उसे यहाँ पे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था और वो ऐसे करता जा रहा था जैसे कि उसे यहाँ पे कुछ भी खास नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स भाई, जो मरा हुआ इंसान जिंदा कर दे, तुम्हें लगता है उसके सामने कोई भी चीज उसे हैरान करेगी? हाँ, क्रिस्टल के बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आइडल यही बताती है कि अगर क्रिस्टल टूटेगा तो ये उन लोगों को मरने से बचा लेगा, लेकिन उनकी हड्डी पसली तभी भी टूटेगी। जिसके बाद मैचेस को यहाँ पे ऑफिशियली शुरू कर दिया जाता है। जिसके बाद पहला मैच शुरू होता है जो कि किसी आने मानी एकेडमी के बीच में हो रहा था, तो इनको इग्नोर मारो, ये हमारा काम है। वहीं पे हम लोग प्रिंसिपल और मिंग्युए को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए कहते हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि साला वो लोग एस रैंक के मास्टरों को इन्वाइट कर लेंगे। जिसपे मिंग्युआन आगे से यह कहता है कि इस बार का मैच कुछ ज्यादा ही सीरियस है। वहीं पे मिंग्युआन हम लोगों को बताता है कि अगर ऊपर ऊपर से देखो तो लेवल 3 और 4 के बीच में गैप ज्यादा नजर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा गैप ये है कि लेवल 4 का जो यहाँ पे जो ऑरेकल होता है वो यहाँ पे कॉम्बैट आर्ट्स के पूरे पोटेंशियल को अनलीज कर पाता है। वहीं पे लेवल 3 का वो नहीं कर सकता। इसलिए जो अकेडमीज यहाँ पे अमीर होती हैं वो पूरी तरीके से सी रैंक के कॉम्बैट आर्ट्स को खरीदती हैं और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती। और क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा सब्सिडी रहती है जो ऑफकोर्स गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती है और साथ ही में उनके पास भी पैसा रहता है, तो वो स्टूडेंट के ऊपर उन्हें खर्चा करने से बिल्कुल भी नहीं झिझकती और इसी वजह से वो कई बार यहाँ पे फर्स्ट प्लेस भी जीतती हैं। इसीलिए वो साले इतने ज्यादा रिलैक्स दिख रहे हैं। और उसके साथ हम देखते हैं कि कितने भी लोग थे वो सभी उसे मक्खन लगाए जा रहे थे कि हमारे स्टूडेंट्स को कस के ना कूट देना। मिंग्युआन आगे से बताता है कि इस बार चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। जिसके बाद यहाँ पे उनके एकेडमी की साइड से जो भी कोई फाइट करने वाला है वो उतर आता है। उस लड़की का नाम लैनकिन है जो कि यहाँ पे इजिली अपने अपोनेंट के अटैक को यहाँ पे डॉज कर रही थी बिना किसी दिक्कत के, जैसे कि वो यहाँ पे घोस्ट मूव्स का इस्तेमाल कर रही हो। जिसके बाद वो अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने अपोनेंट की जो मूवमेंट थी उन्हें यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक कर लेती है। उसकी मदद से वो अपने अपोनेंट के जितने भी मूवमेंट थे उन्हें यहाँ पे ब्लॉक कर लेती है। जिसके बाद बताया जाता है कि लैनकिन एक ऐसी पर्सन है जिसने यहाँ पे पहली बार ई रैंक की 4 लेवल पे होने के बावजूद एबिलिटी आर टाइप को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। वहीं पे उसका अपोनेंट उसकी एबिलिटी से आजाद नहीं हो पा रहा था। उतने में लैनकिन तेजी के साथ आगे बढ़ती है और उसके मुंह के ऊपर हिट मार के उसे नॉकआउट कर देती है, जिससे वो यहाँ पे इस राउंड की विजेता बन जाती है। वहीं पे सभी लोग इस फाइट को देख के काफी ज्यादा खुश हो गए थे, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी हैरान हो जाते हैं और वो मिंग्युआन से पूछते हैं तो एबिलिटी टाइप है एक रेयर पावर जो कि सिर्फ डी रैंक या फिर उससे पावरफुल एनिमीज के पास में होती है, बेसिकली ऑरेकल्स के पास में। जिसमें मिंग्युआन आगे से मुस्कुराते हुए बताते हैं कि ये लड़की सच में काफी ज्यादा रेयर टैलेंट थी जो कि हाल ही में अवेकन हुई थी। जिसपे आते यहाँ पे जो दूसरा प्रिंसिपल था किसी दूसरी एकेडमी का, वो आगे से कहता है कि इसमें कौन सी खास बात है। जिसमें मिंग्युआन आगे से कहता है अगर तुम्हें ये बात इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई तो फिर तुम यहाँ पे लैनकिन को हमसे चुराने की कोशिश क्यों कर रहे थे, उसे रिसोर्स ऑफर्स करके। जिसपे ऑफकोर्स सामने वाले प्रिंसिपल का मुंह बन जाता है, लेकिन जो दूसरा वाला प्रिंसिपल था वो आगे से कहता है ये तो सिर्फ शुरुआती अवेकनिंग है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिसके बाद यहाँ पे उसकी एकेडमी की तरफ से जिस बंदे को भेजा जाता है वो फाइट करने के लिए जाता है, जिसका नाम वैंग जाओ है, जो कि राउंड शुरू होते ही एक ही बार में अपने अपोनेंट को यहाँ पे हरा देता है। वहीं पे हम लोगों को पता चलता है कि वैंग जाओ है ये पिछले 3 सालों से लगातार इस टूर्नामेंट को जीतते हुए आ रहा है। आज तक इसे कोई भी हरा नहीं पाया क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे वो भी ये बता रहा था कि इस टूर्नामेंट के अंदर कुछ भी मजा नहीं है, बोरिंग होते जा रहा है ये सब कुछ। इस पे जो पहले वाला प्रिंसिपल था वो तो खुशी के मारे चीख उठता है। जिसके बाद सुकोंग एकेडमी का प्रिंसिपल यहाँ पे मिंग्युआन से कहता है कि देखते हैं कौन आगे जाता है। इसमें मिंग्युआन भी आगे से कहता है कि मैं भी ये देखना चाहता हूँ। पे प्रिंसिपल अपने मन के अंदर ये सोच रहे थे कि मैं इनके लफड़े में ना ही पढ़ूं तो ही बढ़िया रहेगा। उसको बस यहाँ पे पार्टिसिपेट करना था जो उसने कर लिया है। अगर वो एक राउंड भी जीत जाए तो भी ये काफी ज्यादा बड़ी बात होगी हमारे लिए भी और जाओ के लिए भी। जिसके बाद सबसे लास्ट मैच जाओ का ही रखा जाता है। वही पे जाओ भी सोच रहा था कि वो किस टाइप के अपोनेंट से यहाँ पे भिड़ने वाला है। उतने में ही बॉस उससे कहता है कि भाड़े पे शक्ति चाहिए तेरे को। इस पे इस बार जाओ मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं, सिर्फ यहाँ पे 4th लेवल के ही अपोनेंट्स फाइट करने के लिए आएंगे। इसलिए अगर वो गलती से यहाँ पे 5 का लेवल दिखा देता है तो फिर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। उतने में लैनकिन उसके पास आती है जो कि उसे बताती है कि तुम्हारा लग अच्छा है जो तुम लास्ट मैच के अंदर आए। अगर उसका मैच एक बार में पहले हो जाता तो फिर उसका सामना यहाँ पे वैंग जाओ के साथ में होता। हालांकि वो अभी से इग्नोर मारती है और उसके करंट अपोनेंट के बारे में बताती है कि उसका करंट अपोनेंट इस समय यहाँ पे जोंग सैन है जो कि टॉप पार्टिसिपेंट्स में से एक है और उसके सिग्नेचर कॉम्बैट आर्ट इस समय यहाँ पे थंडर क्लैप बस्ट किक है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि डी रैंक का जो यहाँ पे ओरेकल होता है वो मैं हैंडल ना कर पाए। जाओ आगे से कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। इस पे लैनकिन उसे बताती है कि जो तुम्हें हीरा मिला था वो बेचने के लिए नहीं था, वो तुम्हारे लिए एक फैटल अटैक को ब्लॉक कर सकता है। हालांकि तुम मरोगे नहीं लेकिन तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से ठीक नहीं रहेगी। बेसिकली ओरेकल बनने में काफी ज्यादा तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बेसिकली फुटबॉल खेलना चाहते हो और तुम्हारी टांग ही टूटी है तो कहाँ खेल पाओगे, वही वाला मैटर है। जाओ पे लैनकिन को शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए। जिसपे लैनकिन आगे से बताती है कि उसने सब कुछ इसीलिए किया है क्योंकि उन दोनों के प्रिंसिपल आपस में दोस्त हैं, तो वो इतना तो कर ही
ही सकती है। इसके बाद वो जाते हुए एक आखिरी टिप भी देखी जाती है कि तुम्हारे अपोनेंट की स्पीड को ज्यादा ही तेज है, साले को थका दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। जाओ आगे से कहता है चलो देखते हैं चीते को। जिसके बाद जाओ जैसे ही मैच के अंदर आता है तो सभी लोग उसके लिए यहाँ पे चीयर करने लगते हैं, ये कहते हुए कि फाइनल आ गया, हमारा शेर आ गया। जिसपे तो जाओ भी काफी ज्यादा खुश होता है कि इतने लोग मेरे लिए चीयर कर रहे हैं क्या, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सभी लोग यहाँ पे लीची के लिए चीयर कर रहे थे जो कि उसका अपोनेंट है। खैर उसके बाद वो भी एंट्री मारता है और उसने कुछ ज्यादा ही तूफानी एंट्री मारी थी, ये सीधा आसमान से बिजली के तरीके एंट्री मारता है एरिना के अंदर, वो भी जाओ के पीछे से, और ये कुछ ज्यादा ही कूल बनने की कोशिश कर रहा था जाओ के सामने। खैर इसके बाद हमें लीची के बारे में एकदम कुछ ज्यादा ही लंबे चौड़े तरीके से बताया जा रहा था कि इसने ये तुर्रम खाई की है। मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं क्योंकि ये गंदी तरीके से पिटने वाला है। वो जितने भी लौंडे थे वो सभी यहाँ पे लीची के लिए ही चीयर किए जा रहे थे और उसकी फैन गर्ल्स का तो पूछो ही नहीं, वे बेचारी टियान अकेली पड़ गई थी, सिर्फ वो अकेले यहाँ पे जाओ को चीयर करने के लिए आई हुई थी। इसलिए उसकी भिड़ंत यहाँ पे एक फैन गर्ल से हो जाती है कि हैंडसम हमारा लीची है ना कि तुम्हारा गाय, जिसपे टियान उसके साथ भिड़ जाती है। जिसके बाद वो दोनों आपस में भिड़ने लगती है और वो दोनों ही अपने अपने लौंडे के लिए चीयर कर रही थी। वह जो जाओ के क्लासमेट थे वो आगे से कहते हैं कि साला हम लोगों ने आज तक क्लास मॉनिटर को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। वह जो अनाउंसर था वो बिना यहाँ पे जाओ का इंट्रो दिए ही पूरी तरीके से मैच को शुरू करने वाला था, तो आइडल उससे कहती है मालिक दूसरा भी है, उसकी तो कम से कम थोड़ी इज्जत कर लो। तो अनाउंसर आगे से कहता है जिस बातों में बह गया था। जिसके बाद वो यहाँ पे जाओ के बारे में बताता है और जाओ के बारे में बताने को कुछ भी नहीं था, पहले का कोई भी मैच नहीं है, कोई स्पेशल टेक्निक भी नहीं है, कोई स्पेशल आर्ट भी नहीं है, ठहगी रहे एक नंबर का, बस उठ के आ गया है यहाँ पे। इस पे तो जाओ भी कहता है कि ना ही बताते तो बढ़िया रहता, सिर्फ नाम से काम चल जाता, आगे जोड़ने की क्या जरूरत थी। वो फिर ऑडियंस का भी मूड खराब हो जाता है। वो आगे से कहते हैं कि पहले तो एक्साइटमेंट में थी कि ये कैसे पिटेगा, अब तो मन ही नहीं कर रहा क्योंकि सब कुछ इमेजिन कर लिया हम लोगों ने इसके अचीवमेंट्स को जान के। वो नीचे की जो फैन गर्ल थी वो टियान का मजाक उड़ा रहे थे, ये कहते हुए ये पहली बार आया है तुम्हारा लौंडा, कुट के ना चला जाए यहाँ से। वो नीचे की अकेडमी का जो प्रिंसिपल था वो भी यहाँ पे अपने प्रिंसिपल की बेइज्जती करे जा रहा था कि हार मान लो बेहतर रहेगा मालिक तुम्हारे लिए। वो फिर लोग रीची को देखते हैं जो कि जाओ को एकदम नूब की तरीके नहीं बॉट की तरीके ट्रीट कर रहा था, ये कहते हुए तुम्हारे लिए बुरा लगता है लेकिन मैं तुम्हें जीत भी नहीं दे सकता, क्या करूं भाई जीतना भी जरूरी है। जाओ से कहता भी है कि फाइट करो मालिक फाइट करो, लेकिन ये स्पीड का जलवा दिखाते हुए पलक झपकता ही जाओ के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मैं अपनी 10% पावर का ही इस्तेमाल करूंगा ताकि मैच तुम्हारे फेवर में जाए। जिसके बाद वो दोबारा एकदम फास्ट से एकदम दूर जाता है और उससे कहता है कि इस मौके का अच्छे से इस्तेमाल करना। जाओ उससे कहता है नॉर्मली फाइट कर लो मालिक, इतना तरस ना दिखाओ, बुरा लगेगा जब तुम्हारी दर की कुटाई होगी। फिर इसके बाद अनाउंसर आगे से पूरी तरीके से फाइट को शुरू करता है, कहते हुए कि शुरू करो भाई, अब देखो भाई कौन कैसे हारता है। वहीं पे हम लोग रीचे को देखते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि ये जाओ को बॉट की तरीके ट्रीट कर रहा था, अब तुम बॉट को कैसे ट्रीट करते हो, या तो जल्दीबाजी में वो सीधा उड़ा दोगे, या तो अगर तुम्हें मस्ती लेनी हो तो सबसे पहले पास जाओगे, निहारोगे उसे चारों तरफ से, जिसके बाद गोली मारोगे, वो भी हेड शॉट, नाम भी तो आना चाहिए ना। तो रिची भी बिल्कुल यही कर रहा था, वो स्पीड की मदद से तेजी से तो जाता है लेकिन पंच नहीं मारता। जिसके बाद वो जाओ के इर्द गिर्द घूमने लगता है मधुमक्खी तरीके। वहीं पे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी स्पेशल टेक्निक है कि यहाँ पे जाओ उसके सभी पंचेस को डॉज कर ले रहा है, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है कि रिची तो खेल रहा है। वहीं पे रिची का जो प्रिंसिपल था वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने जीनियस ढूंढ के बाहर निकाला है, जीनियस, उसके लेवल पे उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। वो रिची जाओ से कहता है कि तुम मेरे अटैक्स को डॉज नहीं कर रहे, मेरी स्पीड देख के घबरा गए क्या। और ये खुद की ही तारीफ करे जा रहा था कि सिर्फ जैंग जाओ से ही बंदे ही उसके अपोनेंट बन सकते हैं, वो जैसा कोई भी नहीं। जिसके बाद वो उसके ऊपर यहाँ पे फाइनल स्ट्राइक मारने को आगे बढ़ता है ताकि खेल खत्म हो सके। उतने में जाओ से कहता है डॉज करूं, जब तुम हमला करो तब तो मैं डॉज करूं, अब तुम मेरे साथ नचनिया का खेल खेल ले हो तो मैं कहां ही डॉज करूं। जिसके बाद जाओ उसकी स्पीड से दुगनी तेजी से घूमता और उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है उसकी किक को डॉज करते हुए, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। सबसे ज्यादा लैंडकिन और वैंग जाओ होते हैं कि ये क्या हुआ। साथ ही में फैन गर्ल की भी आंखें बाहर आ गई थी क्योंकि रीचे का मुखड़ा बदल गया था, अब ये खड़हा कहलाएगा। वहीं पे अनाउंसर भी कंफ्यूज था कि ये हुआ क्या, रीचे ने गलती से मुंह के ऊपर खा लिया या फिर वो तेजी में ही उसका बैलेंस बिगाड़ गया इसलिए सीधा पंच पे जा गिरा, कुछ भी नहीं पता था यहाँ पे क्या हुआ। वहीं पे कुछ लोग तो कहने लगते हैं कि ये चीटिंग है, चीटिंग, रीची इतना फास्ट है उसको भाई लगी नहीं सकती ये। इस पे अपने मन के अंदर सोचता है ये कहां से चीटिंग भाई, वो मार ही नहीं रहा था तो मैंने हमला पहले कर दिया, बॉट उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि गोली ना मारूं मैं। सबसे ज्यादा प्रिंसिपल हैरान थे कि ये क्या हुआ भाई, हमारा बॉट तो प्रो निकला, वो भी ग्रैंड मास्टर रैंक पे। रीची के अकेडमी का जो प्रिंसिपल था वो सीधा कहता है तुमने सब्स्टिट्यूट हायर किया है, तुम्हारे जैसा गरीब स्कूल इतना ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इस पे प्रिंसिपल आगे से कहते हैं ऐसा रैंक का एनएवी ऊपर बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहा तो तुम काहे बोल रहे हो भैया। जिसपे सोगा अकेडमी का जो प्रोफेसर था वो भी आगे से कहता है कि क्या हल्ला गुल्ला मचा के रखा है भाई, अभी इसके स्टूडेंट का नंबर नहीं आया ना तो जल कम रही है। खैर मैच अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि रीची बाबू भी हारे नहीं थे, उन्हें दोबारा खड़ा होकर और मार खानी थी। रीची बाबू खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि वो भी हारे नहीं है, इसलिए अनाउंसर यहाँ पे मैच को कंटिन्यू रखता है। वो रीची जाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया था इसलिए अपनी सिर्फ 10% पावर का इस्तेमाल किया था, अब मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। जिसके बाद वो अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करता है तो ये बिजली निकालता है, इधर आ जाओ भाई मेरे घर में कमी है।
वही पे जाओ भी रिची की स्ट्रेंथ को देख के काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि स्टार एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी। इसके बाद रिची पलक झपकते ही जाओ के बगल से निकलता है, तो जाओ भी उसकी स्पीड को देख के हैरान हो जाता है। लेकिन ये फिर से वही गलती करता है, हमला डायरेक्ट ना करना, ये शो ऑफ करता है। ये दोबारा यहाँ पे जाओ के इर्द गिर्द घूमने लगता है, ये कहते हुए कि कैसा लगा। वो पे अनाउंसर रिची की तारीफ ही करे जा रहा था, ये तो रिची की सिग्नेचर टेक्निक है, अब देखो वो कैसे जीतता है। जिसके बाद रिची यहाँ पे सीधा जाओ के ऊपर हमला करता है अपनी थंडर क्लैप एक्सप्लोसिव चार्ज किक के साथ में। लेकिन अगले ही पल जाओ उसकी स्पीड को दोबारा यहाँ पे ओवर ड्रॉ करता है और उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है। और इस बार रिची टप्पे खाते हुए खटाखट दूर जाके गिरा था, पता नहीं कितनी बार टप्पे खाया है ये। और जाओ से कहता भी है कि आधा सुधार लो, सीधा पहली बार में हमला किया करो, अपने अपोनेंट को मौका ना दिया करो तुम्हारी स्पीड से एडजस्ट होने में। बेसिकली जाओ पहली बार तो स्पीड को देख के हैरान हुआ था, लेकिन बाद में उसकी आंखों ने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया स्पीड को। ये बिल्कुल वही कि तुमने पहली बार कोई हवा हुआ बाइक चलाई हो और तुम्हें पिकअप ना समझ में आया हो, लेकिन एक दो बार में तुम्हें समझ में आ गया हो कि पिकअप कैसे काम करता है। खैर इसके बाद रिची टप्पा खाने के बाद में नीचे गिरता है, तो उसका क्रिस्टल यहाँ पे सीधा हरे से लाल हो जाता है। बेसिकली उसने यहाँ पे ब्रूटल ब्लो खाया है, इसलिए वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होता है। सो ऑफ कोर्स जाओ ही यहाँ पे इस राउंड का विजेता बनता है। वो जाओ को चिंता हो रही थी कहीं ये बंदा निपट ना जाए भाई, स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी मैंने होल्ड बैक नहीं किया था। इसके बाद अगले मैचेस को यहाँ पे अरेंज किया जाता है और दोबारा फाइट शुरू हो जाती है। लैनकिन ने अपने अपोनेंट को इजीली यहाँ पे हरा दिया था, जिसके बाद वैंग ज़ाओ ने भी इजीली अपने अपोनेंट को हरा दिया था। लेकिन जो लोग थे वो इतने समय यहाँ पे वैंग ज़ाओ के ऊपर ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे, उन्हें यहाँ पे ज़ाओ का मैच देखने में मजा आ रहा था, इसलिए वैंग ज़ाओ का किलिंग इंटेंट बढ़ते ही जा रहा था, इसलिए वो लोग घबरा जाते हैं कहीं ये यहाँ पे ना आ जाए। खैर इसके बाद ज़ाओ का मैच आता है, तो ये मैच काफी ज्यादा छोटा गया था। बेसिकली इजीली ज़ाओ यहाँ पे अटैक्स को डॉज कर रहा था, जिसके बाद एक ही पंच के अंदर वो यहाँ पे अपने अपोनेंट को धाराशाही कर देता है, जिसको देख के यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन वाले थे वो थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं। ज़ाओ यहाँ पे कोई भी स्पेशल टेक्निक का यूज नहीं कर रहा था, बेसिकली कॉम्बैट टेक्निक का, तो उन लोगों को शक हो रहा था कहीं ज़ाओ की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे लेवल 4 से ऊपर तो नहीं है, तभी वो अपनी रॉ स्ट्रेंथ के जरिए यहाँ पे इतनी इजीली जीत रहा है। जिसके बाद अनाउंसर यहाँ पे नेक्स्ट फाइट को शुरू करता, उससे पहले यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वाले आते हैं, जो कि बस ये चेक करना चाहते थे कि ज़ाओ का लेवल यहाँ पे कहीं 5 तो नहीं है। इसीलिए वो लोग ज़ाओ से कहते हैं कि अपनी बस्ट एनर्जी को इसके अंदर जरा रिलीज करना, जिसपे सभी लोग ज़ाओ के बारे में बात करने लगते हैं कहीं ये चीटिंग तो नहीं कर रहा। वहीं पे ज़ाओ भी हैरान था कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया, साला ये लोग पूरी मशीन ले आए, लाई डिटेक्टर ना ले ले। हालांकि ज़ाओ अपनी बस्ट एनर्जी को यहाँ पे रिलीज करता है, तो उसका लेवल यहाँ पे 4 ही आया था, इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं कहते और मैच को यहाँ पे जारी रखते हैं। इसलिए अनाउंसर भी अपने नेक्स्ट मैच को यहाँ पे शुरू कर देता है। वहीं पे लोग जब ये जानते हैं कि यहाँ पे ज़ाओ सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था और वो सिर्फ लेवल 4 पे है, तो उन्हें इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पे ज़ाओ का जो नेक्स्ट अपोनेंट था वो पहले इस बात से घबरा जाता है कि साला ये सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ पे इतना बलबूते पे चल रहा है, इसके सामने मैं क्या हूँ। जिसके बाद ज़ाओ उसके ऊपर भी सिर्फ एक ही स्ट्राइक मारता और उसको भी नॉकडाउन कर देता है, जिससे ज़ाओ सीधा फाइनल्स के अंदर आ जाता है। वहीं पे हम लोग मिंगवान को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल से कहते हैं इसको क्या खिलाया है भाई तुमने, कौन से सान का प्रोटीन दिया है तुमने इसको, इतना तगड़ा कैसे। वहीं पे जो प्रिंसिपल थे जो कि इतने समय यहाँ पे सॉ गुवांग के प्रिंसिपल की ताट रहे थे, अब वो धीरे धीरे अपने प्रिंसिपल की साइड पे आने लगते हैं, तो इसको देख के उन दोनों का मुंह बना हुआ था। तो प्रिंसिपल यहाँ पे ज़ाओ से काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो फाइनल्स के अंदर आ गया, जैसे इनके स्कूल का नाम तो अब नहीं डूबने वाला। इसके बाद हम लोग लैनकिन को देखते हैं, इसका मुकाबला डायरेक्ट यहाँ पे वैंग ज़ाओ के साथ में होने वाला था, यानी कि एक दहजी दरिंदे के साथ में। इसलिए लैनकिन ने खुद को पूरी तरीके से रेडी कर लिया था, क्योंकि वो यहाँ पे खुद के लिए तो फाइट कर ही रही थी, साथ ही में स्कूल के ऑनर के लिए भी कर रही थी। हालांकि वो जैसे ही एरिना के अंदर आती है, तो वो जब वैंग ज़ाओ को देखती है तो देखने से पता चला था कि बंदा किस लिए वहजी दरिंदा है। लैनकिन की जितनी भी साथी थी वो सभी उसे यहाँ पे चेयर करने के लिए आए हुए थी, और वैंग ज़ाओ का ध्यान जैसे ही यहाँ पे उनके ऊपर एक पल के लिए जाता है, तो लैनकिन को मौका मिल जाता है और वो तेजी से यहाँ पे हमला करने को आगे बढ़ती है और उसके ऊपर पूरी पावर से स्ट्राइक करती है। लेकिन वैंग ज़ाओ को भाई कुछ नहीं होता, पहाड़ जैसा सख्त है ये बंदा। इसे तो लैनकिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो दूसरा अटैक करने ही वाले थे, उससे पहले वैंग ज़ाओ उसके हाथ को पकड़ लेता है। तो लैनकिन जल्दी से अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके उसके ऊपर यहाँ पे एल्बो मारती है, लेकिन वैंग ज़ाओ के ऊपर इसका भी असर नहीं होता। तो इसके बाद वो उसके दूसरे हाथ को भी पकड़ लेता है और उससे कहता है ये भी किसी काम का नहीं है। तो लैनकिन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे वैंग ज़ाओ को पूरी तरीके से जकड़ लेती है और उसकी मूवमेंट्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती है, और उसके बाद में वो उसके ऊपर एक पावरफुल हिट मारती है। लैनकिन को लगा था कि ये काफी होगा, लेकिन इसके बावजूद वैंग ज़ाओ को कुछ भी नहीं होता और वो पलक झपकते ही लैनकिन के पीछे आ जाता है, और लैनकिन रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही वैंग ज़ाओ उसके ऊपर यहाँ पे अपनी बैटल स्किल बॉइलिंग ब्लड का इस्तेमाल करते हुए लैनकिन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, और ये पंच इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि लैनकिन उड़ते हुए एरिना की इनविजिबल वॉल से जा टकराती है और वहीं पे ही नीचे गिर जाती है। वहीं पे दोनों ही साइड्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए अभी भी विनर डिसाइड नहीं हुआ था। लेकिन हम लोग लैनकिन की साइड को देखते हैं, जो कि कमजोर पड़ने लगे थे। लैनकिन को इस तरीके से पिटता हुआ देख के वो प्रिंसिपल उससे अभी भी ये बोल रहे थे कि डटी रहो, लेकिन हम लोग लैनकिन को देखते हैं जो कि डटने के बिल्कुल भी हालातों में नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लैनकिन के पास से एक पीस का एक टोकन बाहर गिरता है, और वो उस टोकन को देख के यही बोलती है कि वो यहाँ पे नहीं रुक सकती है। इसके बाद हमें लैनकिन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे लैनकिन जब अपनी क्लास के अंदर
आती है तो फिर जो उसके क्लासमेट थी वो यहाँ पे रो रही थी। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी काटने वाली है, बेसिकली जो फंड और रिसोर्स मिलते हैं उन्हें काटने वाली है। इसलिए यहाँ के स्टूडेंट को भी अगर सब्सिडी नहीं मिलती है तो फिर इन लोगों को यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बाकी काम धंधा करना पड़ेगा। इसलिए ये लोग काफी ज्यादा निराश थे। हालांकि लैंडकिन इन लोगों से कहती है कि वो लोग कंपटीशन पक्का जीतेंगे और इन्हीं को यहाँ पे प्राइज मिलेगा, जिससे यहाँ पे किसी को भी उनकी एजुकेशन छोड़नी नहीं पड़ेगी और वो लोग अच्छे से ग्रेजुएट होंगे। इसलिए लैंडकिन जो फ्रेंड थी वो अपने पास से एक टोकन बाहर निकालती है, एक चार्म के तरीके, जो कि यहाँ पे उन लोगों ने इसलिए बनाया था ताकि उसे सपोर्ट कर सके। और लैंडकिन उस टोकन को लेके उन लोगों के साथ एक डील कर लेती है, जिसके बाद वो जैसे उस टोकन को लेने वाली थी जैसे ही वैंग ज़ाओ उसके ऊपर पैर रख देता है और उसे यहाँ पे पूरी तरीके से कुचल देता है, ये कहते हुए कि इसके लिए फाइट कर रही हो क्या। जिसके बाद वो उसके ऊपर किक मार के उसे नीचे गिरा देता है। और ऑफ कोर्स साफ पता चल रहा था कि लैंडकिन यहाँ पे पूरी तरीके से हार चुकी है, लेकिन वैंग ज़ाओ से पूछता है क्या तुम्हारे सपोर्टर अभी भी तुम्हारे लिए चीयर करेंगे। वहीं पे हम लोग लैंडकिन के सिस्टम वाले क्रिस्टल को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से लाल हो चुका था, यानी कि उसके पास फाइट करने की एबिलिटी नहीं है और वैंग ज़ाओ यहाँ पे जीत चुका था। लेकिन वैंग ज़ाओ अभी भी नहीं रुकता, वो यहाँ पे लैंडकिन को पूरी तरीके से खत्म करने वाला था, उसकी जान लेने वाला था। अनाउंसर उससे कहता है कि मैच खत्म हो गया भैया, इतना जोश ना दिखाओ यहाँ पे। बाकी सभी स्टूडेंट भी चिंता में आ जाते हैं, खासकर यहाँ पे लैंडकिन के प्रिंसिपल। उतने में जो इन्वेस्टिगेटर था वो आगे से यहाँ पे एस लेवल के ओरेकल से भी कहता है मालिक कुछ तो करो, तुम यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन ओरेकल आगे से कहता है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके कुछ करने से पहले ही यहाँ पे ज़ाओ आ गया था, जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वैंग ज़ाओ हमला कर पाता उससे पहले ही लैंडकिन को लेके वो यहाँ से हट जाता है और उससे कहता है कि कैसे के ऊपर हमला करे जो फाइट बैक नहीं कर पाता, तुम्हारे स्कूल वाले यही सिखाते हैं क्या तुमको। जिसपे वैंग ज़ाओ उसकी तरफ देखता है कि तुम कौन हो भाई, तो उससे पता चलता है कि ये ज़ाओ है। जिससे सभी लोगों को चैन की सांस आती है कि लैंडकिन चलो सही सलामत है। जिसके बाद ज़ाओ यहाँ पे प्रिंसिपल को दे देता है, ये कहते हुए इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। वो पे सभी लोग अब ज़ाओ को शेयर कर रहे थे, ये कहते हुए कि साले को सबक सिखाओ। वो पे वैंग ज़ाओ भी ज़ाओ को हल्के में ले रहा था, उसे यही लग रहा था कि वो इजीली यहाँ पे ज़ाओ को हैंडल कर लेगा। इस पे ज़ाओ भी उसे खुला चैलेंज करता है, ये कहते हुए कि दिखा दो ना फिर। जिसके बाद लोग लैंडकिन को रस्से पे लपेट के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उतने में ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ज़ाओ के बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जो कि टियान टियान से अभी के पूरे हालात के बारे में पूछते हैं। तो टियान टियान उन्हें सब कुछ बता देती है कि अभी जो कुछ मैटर हुआ उन सभी चीजों के बारे में। तो पिमिंग मान जाते हुए यहाँ पे प्रिंसिपल से कह के जाता है कि सालों ने हरामियों ने एक ऐसे पागल को यहाँ पे छोड़ दिया है जिसको पता भी नहीं कि क्या करना है, ध्यान रखना तुम अपने स्टूडेंट का। जिसपे प्रिंसिपल ज़ाओ से कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। ज़ाओ आगे से कहता है कि मुझे चिंता की बात नहीं है, चिंता तो सामने वाले को करनी चाहिए। वो पे वैंग ज़ाओ से कहता है कि तुम्हारे पास रिसोर्स भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे खिलाफ जीत भी पाओगे। ज़ाओ से कहता है मुंह ही चलाओगे या फिर हाथ भी। जिसपे वैंग ज़ाओ की खिलस जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। जिसके बाद अनाउंसर यहाँ पे मैच को शुरू करता है, तो वो दोनों ही अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। जिसके बाद वैंग ज़ाओ तेजी के साथ हमला करने को आगे बढ़ता है और सीधा ज़ाओ के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है और वैंग ज़ाओ को लग रहा था कि वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसकी फट तो तब जाती है जब वो देखता है कि ज़ाओ को एक खरोच तक नहीं आई थी। वो उससे कहता है इतना ही दम है क्या एक चैंपियन के अंदर। इसके बाद ज़ाओ अटैक करने को आगे बढ़ता है, तो वैंग ज़ाओ जल्दी से एकदम डेस्परेशन में खुद को डॉज करता है, कहीं चुच्चे ना पकड़ लिए। इसके बाद वैंग ज़ाओ दोबारा अपनी बॉलिंग ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वैंग ज़ाओ के ऊपर पंच मारने लगता है। तो सामने से ज़ाओ भी पंचेस को एकदम बराबर की टक्कर दे रहा था और उनके पंचेस आपस में टकरा रहे थे। वह पे अनाउंसर आगे से कहता है कि उसने यहाँ पे इस फील्ड के अंदर काफी अरसे से काम किया है, लेकिन आज तक उसने ऐसी बैटल नहीं देखी जो इतनी ज्यादा इंटेंस जा रही हो। वह पे ज़ाओ के जितने भी फ्रेंड थे वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये वही है क्या जिसके साथ हम लोग फाइट किया करते थे, ये साला हमारे साथ हर बार में यहाँ पे होल्ड बैक किया करता था। वहीं पे हम लोग वैंग ज़ाओ को देखते हैं, जो कि ऑफ कोर्स ज़ाओ के सामने टिक नहीं पाता। मेन कैरेक्टर का प्लॉट आर्मर जो है उसके पास में, जिसके बाद उसे यहाँ पे मुंह की खानी ही पड़ती है। वहीं पे ज़ाओ को इस तरीके से मूव करता हुआ देख के तो ये दोनों हैरान थे कि साला हमें पता था कि इसके अंदर गूदा है, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना होगा। कौन सा सप्लीमेंट ये ले रहा था बाहर से। वहीं पे वैंग ज़ाओ को यकीन नहीं होता कि उसके मुंह पे लगी है, उसके मुंह पे लगी है सिर्फ एक बंदे से। इसके बाद वो और भी ज्यादा यहाँ पे बॉलिंग ब्लेड का इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, वो भी मैक्स लेवल पे। तो इसकी बॉडी पूरी तरीके से लालम लाल हो जाती है। वहीं पे हम लोग बॉस को देखते हैं, जो कि इनके कॉम्बैट टेक्निक्स को काफी गौर से देख रहा था। बेसिकली वैंग ज़ाओ जो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था ये कुछ खास नहीं था, बस स्टार एनर्जी को वो अपनी बॉडी के अंदर इतनी जल्दी जल्दी डाल के उसको इतनी जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा था कि उसकी यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी। साथ में यहाँ पे वैंग ज़ाओ की जो स्पीड थी वो भी बढ़ जाती है, जो कि यहाँ पे ज़ाओ को पता चल जाती है। लेकिन वो दोबारा अपने सेंसस और ऊपर से फोकस का इस्तेमाल करते हुए इजिली यहाँ पे वैंग ज़ाओ को डिटेक्ट कर लेता है, जो कि उसको रिवार्ड में शायद से मिला था, क्योंकि यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिखाया जा रहा है रिवॉर्ड की तरफ से, जहाँ पे उसके सेंसस काफी ज्यादा एनहांस हो जाते हैं और वो इजिली यहाँ पे उसके पंचेस को डॉज कर रहा था। जिसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन वाले को देखते हैं, जो कि बताता है कि वैंग ज़ाओ की स्टार एनर्जी लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्या हम लोग उसके ऊपर भी छापा मारे। लेकिन जो ओरेकल था वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये उसकी यहाँ पे बैटल टेक्निक है जो वो पहले से इस्तेमाल करता आ रहा था, बस वो इस बार यहाँ पे अपनी पूरी बॉडी के ऊपर इसका इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए किसी भी नियम को नहीं तोड़ता है। लेकिन ओरेकल यहाँ पे ज़ाओ की स्ट्रेंथ को देख के काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने अभी तक कोई भी बैटल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वो जानना चाहता था कि ज़ाओ की लिमिट्स क्या है। वहीं पे हम दोनों
दोनों की बैटल को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा इंटेंस चल रही थी। वो लगातार डॉज कर रहे थे और अटैक कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी हार मानने को राजी नहीं था। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि नॉर्मल लोग देख ही नहीं पा रहे थे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। उनके लिए बस हवा के झोंके आपस में टकरा रहे थे। वहीं पे हम लोग वैंग को देखते हैं जो पूरी तरीके से निराश हो गया था, क्योंकि उसके एक भी पंच यहाँ पे जाओ को नहीं लग रहे थे। वो इजिली उन्हें हर एक बार डॉज कर ले रहा था। पंच को डॉज करने के बाद में वो काउंटर अटैक भी करता है, जिसको वैंग जाओ मुश्किल से ही डॉज कर पाता है, लेकिन इसके बावजूद फोर्स की वजह से फ्लोर यहाँ पे टूट जाता है। वो पे वैंग जाओ अभी भी हार नहीं मानता और उससे कहता है कि तुम वो पहले शख्स हो जिसने मुझे यहाँ पे इस हद तक पुश किया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, मैं अभी भी यहाँ पे शक्तिशाली हूँ। जिसके बाद वो दोबारा अपनी पावर को यहाँ पे रिलीज करता है, लेकिन जाओ इससे इंप्रेस नहीं होता, ये कहते हुए कि इतना ही दम है क्या। जिसके बाद वहाँ पे भाड़ी की ताकत का इस्तेमाल करता है। इसके बाद दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ में एक दूसरे के ऊपर पंच मारने को आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद विजेता अभी भी डिसाइड नहीं हो रहा था। लेकिन जाओ के लिए यहाँ पे जो उसका फोकस था वो काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। जाओ अभी यहाँ पे वैंग जाओ के जितने भी वीक पॉइंट थे उन सभी को देख पा रहा था, और वैंग जाओ का वीक पॉइंट इतने समय उसका हार्ट था, क्योंकि वही यहाँ पे ब्लड फ्लो पूरी तरीके से मेंटेन कर रहा था और वो पूरी फुल स्पीड से चल रहा था। इसीलिए जाओ जैसे ही यहाँ पे उसके हार्ट यानी कि सीने के ऊपर हमला करता है तो जाओ को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो कुछ सेकंड के लिए पूरी तरीके से वनरेबल हो जाता है। और जाओ इसी का ही फायदा उठा के उसके ऊपर लगातार पंचेस मारने लगता है, लेकिन वैंग जाओ अभी भी उन्हें यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जाओ की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ते जा रही थी स्पीड के साथ में। जिसके बाद वो दोबारा अपनी बॉडी को फोर्स करता है और दोबारा चीख के उठता है कि वही यहाँ पे सबसे शक्तिशाली है। लेकिन जाओ उससे कहता है बस करो भाई, थक गया हूं मैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ में पूरी ताकत के साथ दोबारा पंच मारते हैं और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है, यहाँ तक कि एरिना भी टूट जाता है। प्रिंसिपल काफी ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि उन्हें जाओ की चिंता हो रही थी, लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तो फिर उन्हें यहाँ पे सीधा वैंग जाओ ही दिखाई देता है, जो सही सलामत खड़ा था। लेकिन अगले ही पल वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और इसी के साथ ये साबित हो जाता है कि जाओ यहाँ पे इस मैच का विजेता है, क्योंकि उसने यहाँ पे वैंग को पूरी तरीके से हरा दिया है। इसके बाद यहाँ पे जाओ के स्कूल को फर्स्ट पोजीशन मिलती है और बाकी सभी स्कूलों को एक एक करके छोटी पोजीशन, जिससे यहाँ पे जाओ के जितने भी फ्रेंड थे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो लोग कभी नहीं सोचे थे कि वो भी जीत पाएंगे। वो प्रिंसिपल और टीचर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और प्रिंसिपल इस बात से खुश थे कि उन्हें अब सब्सिडी के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। वो पे बाकी एकेडमी के जितने भी प्रिंसिपल थे वो सभी भी अपने प्रिंसिपल से मिलने के लिए जा रहे थे। वहीं पे हम लोग सो गांव के प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि खिलच चुकी थी और ये चुपचाप निकल जाते हैं यहाँ से मुंह बना के। वहीं पे हम लोग एस लेवल के ओरेकल को भी देखते हैं और वो भी यहाँ से चला जाता है क्योंकि मैच खत्म हो गया था। हालांकि उसे जाओ काफी ज्यादा पसंद आया था। हालांकि जब वो बाहर निकलता है तो फिर उसे यहाँ पे कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनको देख के वो हैरान था कि ये लोग भी जाओ के लिए आएंगे यहाँ पे। वहीं पे हम लोग एक बुढ़े को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी शायद से ग्रैंड डॉटर के साथ में आया था और ये लोग स्पेशली जाओ का मैच देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। खासकर वो लड़की, ये लड़की वही है जिसकी मुलाकात जाओ से यहाँ पे ब्लैक वाटर के अंदर हुई थी। वो बुढ़ा उसे पूछता है कि तुम इसे गिल्ड के अंदर ला पाओगी, जिसपे वो लड़की बताती है कि वो लोग सिर्फ नेबर्स थे बचपन में, हमें सिर्फ एक दूसरे को इतना ही जानते और शायद से वो मुझे भूल भी गया है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उसे गिल्ड के अंदर लाने के लिए। अब इस लड़की को देख के तुम ये ना सोचना कि यहाँ पे प्यार मोहब्बत वाला सब चलेगा, नो, सीरीज इज फुल ऑफ बैंग। हाँ, ये बार बार मुखड़ा दिखाने जरूर आती है पर इतना भी नहीं। अब इसके बाद से ही तुम्हें डंजन और मॉन्स्टर देखना शुरू होंगे और जाओ की नई एबिलिटीज, जो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही ओपी हैं। अभी के लिए बाय बाय।